वास्तु के ऊपर जो आजकल की पीढ़ी है वो कैसे भरोसा करे और क्यों हम इसे वास्तु विज्ञान कहते हैं। वास्तु क्या है? एक्चुअल में है जीवन जीने की कला, कि आप अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं और उसका दिशाओं से कैसे महत्व उसका है। 3 BHK फ्लैट लोग ले रहे हैं और अटैच लैट बाथ का हर जगह चलन हो गया, तो ये तो फिर 3 दिशा में कमरा और फिर 3 दिशा में बाथरूम हो गया। वहाँ मान के चलिए अगर वास्तु के कोई छोटे मोटे दोष वोष कुछ दिक्कतें हैं तो भी वो अपने आप ही कम हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। सबसे पहले वहाँ की उस लैंड की एनर्जी सही होनी चाहिए। पहले मैंने सुना था कि भोजन बिस्तर पे बैठ के नहीं करना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में हम टीवी देखते देखते और बिस्तर पे ही बैठ के खाना खा रहे हैं। वास्तु में टोटल 84 दोषों का वर्णन कहा गया है, तो उसमें एक बेड के ऊपर बैठ करके भोजन करना सबसे बड़ा दोष है। वो कौन सी गलतियां हैं जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं, ताकि मेरे व्यूवर्स जो अभी आपको देख रहे हैं वो अवेयर हो जाए सिर्फ आपकी बात सुन के ही। आपको लग रहा है कि आप सेव करके और बैठे हैं, अरे नहीं भाई, आप जो सोना रूपी जो कलयुग है, आप कलयुग के ऊपर बन के बैठे हैं, तो आप उसको दबा नहीं रहे। वो आपके माथे पे चढ़ जाएगा कुछ दिनों के बाद। बारात इतनी देर से आती है, फिर जयमाल होते होते, फिर डांस होते होते इतना देर हो जाता है कि असल मुहूर्त जो पंडित जी के द्वारा दिया गया होता है उसमें विवाह नहीं होता है। विवाह के लिए 3 मुहूर्त बहुत जरूरी है। क्या घर का वास्तु खराब होने से भी बिजनेस में या नौकरी में प्रमोशन नहीं या इंक्रीमेंट नहीं मिलना, इस तरह की चीजें होती हैं क्या? 2-3 समस्याएं मुझे लगता है जिससे हर कोई जूझ रहा है। पहला, पैसे की तंगी, अगर नहीं भी है तो भी जितना है उससे ज्यादा तो सबको चाहिए। मैं आपको कह सकता हूँ कि इस तिजोरी में चाहे पैसा कहीं से भी आएगा, पर आएगा और टिका रहेगा। ये हो ही नहीं सकता कि वो तिजोरी खाली। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट का एक और एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं वास्तु की। कभी सोचा है आपने कि ये कैसे संभव होता है कि आपके घर के दरवाजे की जो दिशा है वो आपकी सफलता असफलता को निर्धारित करती है? कभी सोचा है आपने कि किसी के घर में कुछ भी हो जाए लेकिन वहां हमेशा पॉजिटिविटी रहती है, और एक घर ऐसा भी होता है जहां सब कुछ होते हुए, धन, संपदा, स्वास्थ्य सब होते हुए भी वहां नकारात्मकता समझ में आती है, महसूस होती है। ये अंधविश्वास नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाने की एक कला है कि भाई प्रकृति जिस ओर इशारा कर रही है उस ओर, उस तरफ, उस दिशा में उस तरह का काम कर दो तो फिर बस मंगल ही मंगल हो जाएगा। लेकिन ये विज्ञान क्या है, इसे ठीक ढंग से समझने के लिए आज मेरे साथ चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट में शामिल हो रहे हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट रविंद्र दधीची जी। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे को यहाँ इनवाइट किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सौभाग्य हमारा। रविंद्र जी, पहला सवाल तो मैं यही आपसे समझना चाहूँगी कि वास्तु के ऊपर जो आजकल की पीढ़ी है वो कैसे भरोसा करे और क्यों हम इसे वास्तु विज्ञान कहते हैं? ये विज्ञान इसके साथ क्यों जुड़ा हुआ है, क्या है ये? देखिए, वास्तु क्या है? एक्चुअल में है जीवन जीने की कला, कि आप अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं और उसका दिशाओं से कैसे महत्व उसका है, यही वास्तु है। मैं आपको समझाता हूँ। आप अपनी लाइफ का जो दैनिक दिनचर्या है, यानी आपका जो सुबह से उठने से लेकर के, काम करने से लेकर के, खाना खाने से लेकर के, सोने तक का जो सारा शेड्यूल है, वो सारा ही इन दिशाओं के अंदर छुपा हुआ है। और अगर हम इसी को फॉलो करते हैं तो हमारे डे टू डे की चीज़ें इतनी बढ़िया हो जाएगी, इतनी पॉजिटिविटी मिलेगी, काम में इतनी एनर्जी रहेगी। ये सारे सीक्रेट्स जो है वो वास्तु के अंदर छुपे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए कि आप उठते हैं, उठने के बाद क्या कहा है शास्त्रों में कि पहले आप मेडिटेट करो, आप ध्यान लगाइए, आप कुछ सोचिए, मौन करिए, या आपको जो भी काम करना है लाइफ में, क्या आगे अचीव करना है उसके बारे में सोचिए, या थोड़ी देर काम होइए, रिलैक्स करिए, ब्रीदिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए। तो ये सारी जगह जो है ये नॉर्थ ईस्ट को दिया गया है कि यहाँ आप नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में बैठ करके और आपको ये सारे काम करने चाहिए। ये सारे काम करने के बाद फिर आप उठेंगे, उठने के बाद आप स्नान करेंगे, उसके बाद में फिर आप अपने परिवार वालों के साथ बैठेंगे, चाय पियेंगे, वाइफ के साथ बैठेंगे, हस्बैंड के साथ बैठेंगे, बच्चों के साथ बैठेंगे और उनकी डे टू डे के बारे में पूछेंगे। हाँ भाई, आज क्या चल रहा है ब्रेकफास्ट में, जो हम डे टू डे में बात करते हैं
उसके लिए ईस्ट डायरेक्शन है। तो शास्त्र में कहा है पूर्वे तो सर्वधाम, यानी पूर्व के ऊपर सब चीज़ें, यानी सभी लोग आकर के वहाँ विराजित हुए, वहाँ बैठें, डिस्कशन करें, फैमिली की गपशप करें। पूर्व दिशा उसके लिए बनी हुई है। उसके बाद आदमी चला जाता है, मान लीजिए जो भी वर्किंग है, आदमी हो चाहे औरत है, वो चले गए काम के लिए, और जो घर में रहते हैं वो घर के काम संभालते हैं। तो इस जितने भी, जैसे मान लीजिए वॉशिंग हो गया, क्लोथिंग हो गया, उसके लिए ईस्टर्न साउथ ईस्ट की दिशा बनी हुई है। उसके बाद जो फीमेल है वो खाना बनाती है, भोजन बनाती है। अग्नि तत्व वो साउथ ईस्ट की दिशा है। वो अग्नि तत्व नाम इसलिए है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सूर्य की रोशनी वहाँ बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होने की वजह से हमारा जो सन का पाथ है वो साउथ में होकर के रोटेट होकर के और वेस्ट में सनसेट होता है। तो सारा जो पावर है, यानी सूर्य की जितनी भी पावर है, वो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में पड़ती है। इसीलिए वहाँ पे खाना फ्रेश बनता है। अग्नि वहाँ जो रहता भी है उसके अंदर भी ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहती है। स्त्रियों को इसीलिए तो शक्ति कहा गया है। तो वो जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में खाना बनेगा, इसीलिए वहाँ किचन को निर्धारित किया गया है। उसके बाद में जो साउथ डायरेक्शन है वो हमेशा मुखिया की कही गई है। जैसे हमारे घर में माता हो गए, पिता हो गए, जो भी एल्डर जो है जो रहते हैं, वहाँ जाकर के हम बैठते हैं, वो साउथ डायरेक्शन होती है। उसके बाद में काम से आने के बाद आप जाएंगे अपने माता पिता के पास बैठेंगे, आपने जो भी पैसा कमाया है, जो भी चीज़ है, उसको ले जा कर के आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखेंगे, जो कि राहु की दिशा है, जो कि वहाँ सेविंग की दिशा है, पितरों की दिशा है। वहाँ ले जा कर के आप अपना पैसा, धन वगैरह रखते हैं। फिर संध्या का भोजन, जो कि पश्चिम दिशा में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो वो वेस्ट डायरेक्शन में बैठ करके भोजन अगर हम करते हैं, यानी मॉर्निंग का हम करेंगे ईस्ट में, अच्छा, और नाइट का यानी डिनर टाइम हमें करना चाहिए वेस्ट डायरेक्शन में। इसीलिए वेस्ट डायरेक्शन को डाइनिंग की दिशा कहा गया। वहाँ पे डाइन करने के बाद में वहीं वेस्ट डायरेक्शन में ही बेडरूम, जो कपल का बेडरूम है, वो सबसे बढ़िया अगर कोई बेडरूम है, साउथ से भी अगर कोई बढ़िया बेडरूम है, तो वो वेस्टर्न साउथ वेस्ट और वेस्ट का बेडरूम है, जिसे आजकल लोग कह रहे हैं कि ये भोग प्राप्ति की दिशा है। शास्त्र में भी अगर आप देखेंगे तो वो दिशा है भोग प्राप्ति की। अगर आप वहाँ रहेंगे तो भोग का मतलब है, देखिए, पैसे का भोग, गृहस्थी का भोग, हस्बैंड वाइफ का जो भोग होता है वो भोग। उसके बाद में सांसारिक भोग जितने भी होते हैं उसके लिए वो वेस्ट डायरेक्शन सबसे बढ़िया कही गई है। उसके बाद में जो सोचने विचारने कि हमें कल क्या करना है, भविष्य में क्या करना है, ग्रोथ कैसे करनी है, आगे क्या करना है, लाभ क्या है, हानि क्या है, ये डिसाइड करने के लिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बताई गई है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वहीं, इसीलिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में शौच जो कहते हैं, टॉयलेट कहते हैं, आप देखिए आदमी मैक्सिमम टाइम जो सोचते हैं, आजकल तो मोबाइल भी वहाँ जाके यूज़ करते हैं, तो शौच की जो दिशा है वो ही नॉर्थ वेस्ट बताइए। और लास्ट में उत्तर दिशा, जो सबसे बढ़िया, इसे जिसे कहते हैं मैरिज प्लेजर, सेक्स की दिशा भी नॉर्थ बताई गई है। आदमी के जो है हर मतलब ग्रोथ की दिशा भी नॉर्थ ही बताई है, क्योंकि वहाँ से आपकी फैमिली की ग्रोथ होती है। फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो नॉर्थ की दिशा है। तो अगर आप देखेंगे कि 360 डिग्री में वास्तु के जो सारे पहलू है वो इन्हीं दिशाओं में छुपे हुए हैं, और जीवन जीने की यही कला वास्तुशास्त्र है। ये सुन के रविंद्र जी जितना अच्छा लग रहा है, क्या एग्जीक्यूट करना इसे उतना ही मुश्किल नहीं हो जाता है? जैसे आप जब मुझे बता रहे थे तो जो मेरे दिमाग में सवाल था कि अब तो 3 BHK फ्लैट लोग ले रहे हैं और अटैच लैट बाथ का हर जगह चलन हो गया है। मतलब वो पूर्व में कमरा है तो उसमें भी अटैच है, अगर आपका वेस्ट में रूम है तो वहाँ पे भी अटैच्ड बाथरूम दिया हुआ है। तो ये तो फिर 3 दिशा में कमरा और फिर 3 दिशा में बाथरूम हो गया। और ये मुझे लगता है ज़्यादातर घरों में अब यही है। जो लोग खुद भी ज़मीन लेके घर बनवा रहे हैं वो तो हर कमरे में बाथरूम उनका होता ही होता है। एक डाइनिंग टेबल पे खाने का अब चलन चल गया है। और पहले तो क्या होता था कि जैसे आपने कहा कि सुबह का नाश्ता ईस्ट में कर लें और रात का खाना वेस्ट में कर लें, तो तब हम ज़मीन में दरी बिछा के खाना खाया करते थे। अब तो भाई एक डाइनिंग टेबल है और वो एक जगह सेट है एक दिशा में, तो वहीं नाश्ता करना है, वहीं खाना खाना है, वहीं शाम की चाय पीनी है और वहीं रात का खाना खाना है। तो क्या ये एग्जीक्यूट करना मुश्किल नहीं हो जाता बहुत? देखिए, मुश्किल तो ऐसा है कि जैसे जैसे हमारा परिवार छोटा होता गया,
जैसे जैसे वैसे वैसे ही मकान का साइज़ भी छोटा होता गया। पहले परिवार का साइज़ होता था कि 4 भाई 3 भाई एक साथ रहते थे, माता पिता चाचा चाची सब एक साथ भरा पूरा परिवार रहता था, तो वो एक अलग ही, उसका एक अलग ही मज़ा, अलग ही ग्रेस होता था। पर धीरे धीरे समय के साथ में, कुछ कलयुग का प्रभाव है, छोटा होता गया। तो जैसे जैसे छोटा होता जा रहा है तो वास्तु के अंदर उनकी सपोर्टिव दिशा भी है। जैसे कि अगर आपका बेडरूम, अगर आप वेस्ट में नहीं बना सकते हैं, साउथ में बनाइए, साउथ में नहीं बना सकते हैं तो ईस्ट में भी बेडरूम अलाउड है, बट वो डिपेंड करता है कि किस बच्चे का है, किसको दे, मुखिया को दे, दूसरे नंबर के मुखिया को दे। तो बेडरूम वैसे हर कोने में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही दिशा में बेडरूम होना चाहिए। वैसे ही डाइनिंग भी आप पूर्व में भी कर सकते हैं, पश्चिम में भी कर सकते हैं। तो बस ये है कि बैलेंस करना, अगर आप ये सब चीज़ उतनी फॉलो नहीं कर सकते हैं, जैसे मॉर्निंग का जो लंच है, जैसे जो ब्रेकफास्ट है वो ईस्ट में करें, तो आप जब भी डाइनिंग यूज़ करते हैं उसमें भी अगर आप सही दिशा में, यानी कि ईस्ट की दिशा को फेस करके अगर आप डाइन करेंगे तो वो अपने आप ही उसी चीज़ का वो रिजल्ट उसमें मिलेगा। अगर आप इवनिंग में या नाइट में, ये कहा गया है कि चाहे पूजा हो, पाठ हो, डाइनिंग हो, कुछ भी हो, अगर आप नॉर्थ दिशा में अगर आप फेस करके डाइन करते हैं तो उसको भी जो वेस्ट वाला जो दिशा का जोन का प्रभाव है वो भी आपको मिलेगा। तो शास्त्र में ये बताया है, ये सर्वश्रेष्ठ है, ये बेस्ट है। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसका ये सब्स्टिट्यूट है कि आप इसको इस दिशा में फेस करके कर लीजिए, तो भी आपको उस दिशा के कहीं ना कहीं उसके एट्रीब्यूट्स, उसके गुण धर्म वो आपको मिलेंगे। नॉर्थ में करके मिलेंगे तो आपको सारा वो एक्यूमुलेट हो करके मिल जाएगा। तो दिशा के अंदर जो अगर 100% नहीं है तो उसके भी मतलब बैलेंस करने के लिए और भी रास्ते दिए हुए हैं। इसीलिए कहते हैं रविंद्र जी कि हम कक्षा पास तो कर सकते हैं, पूरा सिलेबस याद कर सकते हैं, लेकिन एक सही गुरु की ज़रूरत होती है। और ये भी मुझे लगता है कि इतना बड़ा शास्त्र है कि उसे समझने के लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और इसलिए हम आपके साथ आज बैठे हुए हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि आप मान लीजिए मेरे घर आए हैं, मैंने आपको बुलाया, या कोई भी वास्तु एक्सपर्ट आपकी जगह अगर कोई दूसरा वास्तु एक्सपर्ट भी किसी के घर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो ऑब्जर्व करने की चीज़ है कि आप वहाँ घर में घुस के देखिए, कोई भी प्लेस है कि वहाँ की एनर्जी कैसी आ रही है। गर्ग ऋषि ने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि मन चक्षुषोर जायते संतोष है यह भुवि तस्या कार्यग्रह सर्वा रीति गर्गादि सम्मतम। गर्ग ऋषि ने कहा कि जहाँ भी जाके मन को और आंखों को संतोष मिल जाए ना, वो तो वहाँ मान के चलिए, अगर वास्तु के कोई छोटे मोटे दोष वोष कुछ दिक्कतें हैं तो भी वो अपने आप ही कम हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। सबसे पहले वहाँ की उस लैंड की एनर्जी सही होनी चाहिए। दूसरा, जाते ही देखें कि सेंटर ढूंढो, प्लॉट का कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन का, वहाँ से फिर आप दरवाज़ा देखिए, उस घर के साफ़ सफाई देखिए। देखिए, अगर चाहे कितनी वास्तु कर लीजिए, कितनी दिशा लगा लीजिए, अगर आप अपने घर में साफ़ सफाई नहीं रख पा रहे हैं तो ये मान के चले कि सारी वास्तु करी हुई निष्फल है, बेकार है। घर गंदा है, वो वास्तु बेकार हो चुकी है। वास्तु क्या करेगी? अगर आपने बेसिक प्रिंसिपल्स को ही फॉलो नहीं किया तो वास्तु भी क्या करेगी? मान लीजिए आप मॉर्निंग वॉक तो खूब कर रहे हैं, उसके अलावा आप गलत खाना खा रहे हैं, तो फिर कहाँ से फिट रह पाएंगे? तो वैसे ही वास्तु कराने से के पहले और बाद में आपको ये ध्यान रखें कि जितना साफ़ सफाई, हाइजीन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं जब भी किसी मकान में जाता हूँ तो सबसे पहला यही देखता हूँ कि वहाँ की एनर्जी कैसी है, वो लोग व्यवस्थित है या नहीं है। अगर व्यवस्थित है तो आधी लाइफ के प्रॉब्लम तो उनकी वैसे ही ठीक हो जाती है। पर वास्तु के पर्सपेक्टिव से अगर आप और इसके आगे बढ़ के देखें तो सबसे पहले सेंटर निकालने के बाद ये देखें कि जो उसका दरवाज़ा कहाँ पर आ रहा है। अगर वो दरवाज़ा सही दिशा, सही जोन और सही एंगल पर है तो आप मान के चले कि उस घर में रहने वालों की मोर देन 80% चीज़ें तो अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाती है। जैसे कि मकान के आउटर पेरिफेरी में, यानी कि 32 डोर्स यानी मेन एंट्री का शास्त्र में वर्णन है। तो ये जो 32 है, 32 पद बोलते हैं। ये जो 32 पद है, ये 32 अलग अलग देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कुछ देवता भी हैं और कुछ असुर भी हैं। तो ये जो 32 यानी 32 जो है, अगर हर का एक एक उनका एट्रीब्यूट्स है, उनके गुण हैं, उनके धर्म है। अगर वो राक्षस की जगह है, जैसे साउथ वेस्ट है, वो नैऋति का पद है, नैऋति यानी राक्षस की माँ है, अगर वहाँ आ गया तो परेशानी ही परेशानी। वैसे ही अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में आ गया, एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट अगर कोने में भी आ रहा है तो वो भी गलत ही है।
अच्छा। क्योंकि वो शिव तत्व है और शिव तत्व के ऊपर से कोई भी पैर लेके चढ़ता है या वहाँ से एंटर करता है तो इसीलिए शास्त्र में लिखा है वो दरिद्रता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट, एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट जो है वो अग्नि तत्व है तो वो जल तत्व का कोना, परंतु वो एक सर्टेन पॉइंट जो है, जैसे दावानल का आपने नाम सुना होगा। दावानल होता है पानी की आग, यानी पानी में भी आग होती है, तो वो नॉर्थ ईस्ट का जो कोना है वो पानी, वो दावानल है। तो एग्जैक्टली उस नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं हो। ऐसे ही जो 32 अलग अलग पद, अगर आपकी एंट्री सही हो गई तो आप मान के चले कि आपने मैक्सिमम वास्तु को तो वहीं से अवेल कर लिया। मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि वो कौन सी वास्तु की गलतियां हैं जो ज़्यादातर लोग अपने घरों में करते ही हैं। जैसे बहुत पहले मैंने सुना था कि भोजन बिस्तर पे बैठ के नहीं करना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में हम टीवी देखते देखते और बिस्तर पे ही बैठ के खाना खा रहे हैं। ये ज़्यादातर घरों में हो रहा है। चूँकि आपकी इतनी विजिट रहती होगी और आप अलग अलग लोगों के घरों में जाके देखते होंगे, तो आपने अभी तक क्या पाया है कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, ताकि मेरे व्यूवर्स जो अभी आपको देख रहे हैं वो अवेयर हो जाए सिर्फ आपकी बात सुन के ही। देखिए, सबसे पहले हमें एंट्री से ही देखना चाहिए कि मेन एंट्री के सामने, मुख्य द्वार के सामने कभी भी कोई वेद नहीं हो। इसके बारे में शास्त्र में खूब बढ़िया विवेचन कहा गया है। वेद से मेरा मतलब है, देखिए, ना तो वहाँ मुख्य द्वार की चौखट ना टूटी हो, ना फूटी हो, ना खंडित हो, ना वो जो डोर है वो लीन हो, झुका हुआ हो, मतलब वो बिल्कुल सही होना चाहिए। दरवाजे के सामने कभी भी टूटे फूटे कोई भी चीज़ सामने नहीं होनी चाहिए। जैसे पॉट हो गया, कई लोग चप्पलें रख देते हैं, वो भी गलत है। शू रैक बिल्कुल बैंग अपोजिट बना देते हैं, और अगर वो भी बना दिया परंतु वो भी अगर टाइडी नहीं है, वो भी फैला हुआ है, तो वो एक वास्तु का दोष है। वास्तु में टोटल 84 दोषों का वर्णन कहा गया है, तो उसमें एक ये भी बड़ा दोष कहा गया है। इसके अलावा आप जब एंटर करने के बाद में किचन आपकी फैली हुई रहती है, बहुत बड़ा वास्तु का दोष है। आपका जो बेड के ऊपर, देखिए, बेड के ऊपर बैठ करके भोजन करना सबसे बड़ा दोष है। कैसे है? जब गृह प्रवेश करते तो 5 चीज़ों की पूजा करते हैं, जिसमें एक बेड हो गया, तिजोरी हो गई, मुख्य द्वार हो गया, झाड़ू हो गई और चूल्हा हो गया। अगर ये 5 चीज़ भी हमारी व्यवस्थित है, सही दिशा में है, तो आप मान के चले कि वास्तु के मैक्सिमम पॉइंट तो आपने वहीं से ही अर्जित कर लिए, वहीं आपको मिल गए। तो जो बेड है वहाँ पे वो कामदेव का माना गया है। सारे सुख, आदमी जब सुख हो, दुख हो, वो बेड के ऊपर बैठ करके उसके बारे में चिंतन करता है, विचार करता है। और वहीं पे आप उसको अगर गलत रखते हैं, आपकी मेडिकल जैसे दवाइयाँ होती है उसी बेड के नीचे दबा देते हैं। कई लोग मैंने देखा है कि जो अपने जैसे हेल्थ रिपोर्ट है या किसी जांच वगैरह कराई, वो बेड के नीचे घुसा देते हैं। बेड के नीचे वो पैसा रख देते हैं, हाँ। सोना चांदी रख देते हैं, मेटल रख देते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है। आपको लग रहा है कि आप सेव करके और बैठे हैं, अरे नहीं भाई, आप जो सोना रूपी जो कलयुग है, आप कलयुग के ऊपर बन के बैठे हैं, तो आप उसको दबा नहीं रहे, वो आपके माथे पे चढ़ जाएगा कुछ दिनों के बाद में। तो बेड का मेरा मानना है कि पूरा ध्यान रखना चाहिए। वैसे ही झाड़ू का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, लक्ष्मी मानी गई है, इसको बिल्कुल खड़ा ना रखें। लक्ष्मी इसलिए मानी गई है क्योंकि वो दरिद्रता साफ करती है, कचरा निकालती है। देखिए, भगवान विष्णु की 2 पत्नियां हैं, एक है लक्ष्मी, एक है अलक्ष्मी। तो जहाँ अलक्ष्मी होगी वहाँ लक्ष्मी नहीं रहेगी, जहाँ लक्ष्मी रहेगी, क्योंकि उन दोनों की आपस में बनती नहीं है। तो जो झाड़ू है वो अलक्ष्मी को बाहर निकाल देती है, कचरे को बाहर निकाल देती है। तो जब बाहर निकल गई तो फिर लक्ष्मी ही वहाँ निवास करेगी। तो ये वास्तु की बेसिक चीज़ है। दूसरा, जो आदमी, जो बच्चा, जो फैमिली का कोई भी मेंबर, अगर वो साफ सुथरा नहीं रहता, गंदा रहता है, गंदे कपड़े पहनता है, गंदा भोजन करता, स्नान नहीं करता, अपने कमरे को जमा के नहीं रखता, तो मान के चलिए उसकी कितनी वास्तु सही कर चुके हैं, वो वहीं से ही वो गलत होना चालू हो चुका है। क्योंकि विष्णु पुराण में ऐसा कहा गया है कि जहाँ भी जो आदमी व्यवस्थित नहीं रहता, गंदा रहता है, मैला रहता है, कुचेला रहता है, गंदे कपड़े रखता है, लक्ष्मी आकर के भी उससे चली जाती है। चाहे कितना ही राजयोग हो, वो लंबे समय तक टिक ही नहीं सकती। ये साक्षात विष्णु पुराण में लक्ष्मी जी ने स्वयं ने कहा है। तो हमारे को देखिए, वास्तु के प्रिंसिपल के साथ साथ में ये लाइफ के डे टू डे के प्रिंसिपल्स को भी हमारे को बड़ा देखना चाहिए। तो अगर वास्तु में इन चीज़ों को भी अगर लोग अगर समझे, तो अगर वास्तु के कुछ मान लीजिए गलत पॉइंट्स भी हैं, वास्तु कहीं कोई दिशा गलत भी हो रखी, तो आप इन चीज़ों से उनको बैलेंस कर सकते हैं।
आप चूंकि अब ज्योतिष के भी जानकार हैं, तो मैं आगे आपसे ये भी समझूंगी कि वास्तु और ज्योतिष का भी क्या कोई कनेक्शन होता है। लेकिन उसके पहले मुझे लगता है जो एक सवाल हम में से हर किसी के मन में होता है, मेरे व्यूअर्स के भी मन में, कि भाई वास्तु एक्सपर्ट को तो घर पे बुलाना नहीं चाहिए, वो आएंगे तो 10 खर्चे बता देंगे। भाई जैसे ही घर आएंगे वो कहेंगे ये गलत है, इसको तोड़ो, वो वहां से हटाओ, उसको निकालो। तो ये जो इतनी तोड़फोड़ घर में होगी तो वो लाखों का तो बिल ऐसे बैठ जाएगा। फिर गुरु जी को हम बुलाएंगे तो लाखों का बिल उनको देना पड़ेगा, उनकी अपनी फीस होगी। तो ये मुझे बताएं, ये जरूरी होता है क्या? हम ये मन में बिठा लें कि भाई वास्तु एक्सपर्ट बुलाने के लिए फिर तिजोरी में पैसा होना चाहिए, नहीं तो नहीं बुला सकते? देखिए, इसमें ऐसा है कि एक वाक्य है गीता जी का, गुणा गुणेषु वर्धन्ते। गुणों में ही हमेशा गुण की बाढ़ आती है। मान लीजिए आपके घर में 10 वास्तु के दोष हैं, तो 10 में वास्तु के मुख्यतः 3 तरीके के दोष होते हैं: सूक्ष्म दोष, महादोष और मध्यम दोष, इन स्मॉल, मीडियम एंड हाई। अब ये देखना, अगर उसको देसी भाषा में मैं आपको समझाऊं तो एक तो हो गया जैसे कैंसर, एक हो गई जुकाम बुखार, और एक हो गया किसी के बाल कम है, कोई दिखने में काला है, कोई कैसा है, कोई पतला है, कोई। पर सबको हम कहें कि सब बीमारी है, परंतु सबको कैंसर से तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ। ऐसे ही वास्तु में क्या है कि केवल महादोष है तो उसकी रेमेडी मत करो। अगर आपका एंट्री गलत है, गलत जोन में आ रही है, तो कोशिश करके उसको ठीक ही करें। पर कई जगह लिमिटेशंस होती हैं, जैसे फ्लैट्स में आप नहीं कर सकते, किराए के मकान में आप नहीं कर सकते, तो वहाँ फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वहाँ रेमेडी करें। पर उसके अंदर भी अगर कोई और भी बड़ा ब्लंडर है, जैसे नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है टॉयलेट है, या नॉर्थ ईस्ट में गंदा है, या साउथ वेस्ट में कटा हुआ है, तो ये जो ब्लंडर्स हैं तो उसकी तो रेमेडी ना करें। इसके अलावा वास्तु में सब चीज़ की जो है वो रेमेडी पॉसिबल है। छोटे से कई बार ज़रूरी नहीं है कि हर बीमारी के लिए बड़ा डॉक्टर को देखे। कई बार 2 रुपए की दवाई भी इतना कारगर सिद्ध होती है कि वो बड़ी से बड़ी दवाइयाँ फिल कर देती है। लेकिन ये 2 रुपए की रेमेडी काम करती है? बिल्कुल करती है। मैं आपको एक बड़ा किस्सा सुनाता हूँ मेरे क्लाइंट का। हाँ। उनके स्वास्थ्य का इशू आया, वो बाहर रहते हैं, तो वो उनके स्वास्थ्य का इशू आया। तो इशू क्या कि उनके लंग्स जो है वो श्रंक होने लग गए, क्योंकि वो वहाँ जो है ना खाना पीना नहीं खा पाते, वो यूएस में रहते हैं, तो वहाँ उनके खाने पीने का इशू था, तो वो उनके लंग्स जो है वो श्रंक होने लगे। वहाँ उन्होंने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया और उनकी खांसी चालू हो गई थी बेसिकली, और वो मिट नहीं रही थी कई सालों तक। तो वो करने के बाद में वहाँ सारे डॉक्टर को दिखाया पर कोई इलाज नहीं निकला। तो एक बार वो इंडिया आए हुए थे, तो मेरे को मिल रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि अरे तुम्हारे खांसी नहीं है, ठसका है, तुम ऐसा करो कि अमरूद को गर्म करके भून करके खा लो, तुम्हारे वो ठीक हो जाएगा। तो वो हंसने लगे, बोले गुरुजी ऐसा भी होता है क्या? इतने बड़े बड़े अमेरिका के सारे डॉक्टरों को मैं दिखा चुका हूँ, पर मेरे क्या अमरूद से भी कुछ होगा क्या? मैंने कहा देख ले भाई, करना हो तो कर ले, तो तेरी मर्जी। तो उसने अगले दिन जो कोई पीला सा अमरूद ले करके, और माइक्रोवेव में अब चूल्हा तो होता नहीं है तो कैसे उसको करे, तो माइक्रोवेव में गर्म करके खा लिया, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि नेक्स्ट डे से उसकी वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो क्या है कि हर बीमारी का इलाज अमेरिका में नहीं है, इलाज यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। बात ये कि पकड़ने की। अब उसी इलाज को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। शुरुआत अगर मैं करूँ तो 2-3 समस्याएं मुझे लगता है जिससे हर कोई जूझ रहा है। पहला, पैसे की तंगी, अगर नहीं भी है तो भी जितना है उससे ज़्यादा तो सबको चाहिए, तो पहला ये पैसे वाली दिक्कत। दूसरा, रिलेशनशिप की जो टिक नहीं रही है आज के समय में। और तीसरा, सेहत। तो ये जो आपने कहा ना नुस्खे ढूंढने की कोशिश, अगर मैं रुपए आर्थिक तंगी से शुरू करूं तो क्या इसका वास्तु से कोई कनेक्शन होता है? क्या घर का वास्तु खराब होने से भी बिजनेस में या नौकरी में प्रमोशन नहीं या इंक्रीमेंट नहीं मिलना, इस तरह की चीज़ें होती हैं क्या? देखिए, आपने जो सवाल किया कि पैसा और पैसे की प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम जो है वो 2 तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले कि पैसा है और फिर भी हम पैसे का डर मन में घुसा हुआ है कि भाई पैसा नहीं है, कल को कुछ हो जाएगा, या एक इनसिक्योरिटी रहती है कि इतना पैसा इनफ है क्या, क्योंकि हम फिर वो रैट रेस में लगे हुए रहते हैं। तो उस चीज़ के लिए पहले देखिए कि नॉर्थ वेस्ट गड़बड़ है, क्योंकि मानसिक प्रॉब्लम है या नहीं है। कई आदमियों के पास इनफ पैसा होता है, बढ़िया कमा रहे होते हैं, उसके बाद भी कहते हैं नहीं मुझे तो और चाहिए, मुझे और चाहिए। तो वो चाहिए, वो तो ठीक है, पर ये बीमारी है क्या? तो वो नॉर्थ वेस्ट से, जो कि वायु कोण है, रामचरितमानस में कहा है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, यानी
जो अगर आप किसी चीज़ पे मोह करते हैं, मानसिक रोग वो सबसे बड़ा होता है, तो उन सब के लिए आपको पहले नॉर्थ वेस्ट को देखना पड़ेगा। अगर नॉर्थ वेस्ट बढ़ा हुआ है तो उस घर के अंदर मानसिक रोग रहेंगे ही रहेंगे। अब वो चाहे वो पैसे के रिलेटेड जोड़ लो, चाहे काम के रिलेटेड जोड़ लो, चाहे फैमिली के रिलेटेड जोड़ लो। दूसरा फिर हमारे को देखना चाहिए साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जो है वो पैसे को लाता है, वो रोटेशन है, पैसा वहाँ अटकेगा। जैसे कि कईयों का ऐसा होता है कि पैसा अटक रहा है तो साउथ ईस्ट में इशू है, आपका पैसा आपको नहीं मिल पा रहा है, जॉब में सैलरी आपकी अटकी हुई पड़ी है, साउथ ईस्ट को ठीक करो। आपके पैसे कहीं आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं, वहाँ से आपका रोटेशन पूरा घूम नहीं पा रहा है, साउथ ईस्ट को ठीक करो। आपके पैसे फ्रीक्वेंसी जो है उसकी अप डाउन हो रही है, ऑल्दो कमी नहीं है, तो साउथ ईस्ट का इशू है। परंतु आपके पैसे गलत तरीके से इन्वेस्ट हो रहे हैं, आपके पैसे डूब रहे हैं, आपके पैसे बीमारियों में जा रहे हैं, बरकत नहीं हो रही, फिर साउथ वेस्ट। तो ये 3 अलग अलग कोने हैं। आने से रिलेटेड बात करें तो नॉर्थ ईस्ट होता है, या नॉर्थ माना गया है कि पैसा आ रहा है वो नॉर्थ, पैसा का रोटेशन में इशू है तो साउथ ईस्ट, और पैसा सेविंग में और बरकत में है तो केवल और केवल साउथ वेस्ट दिशा को देखे, वहाँ जरूर गड़बड़ होगी, उसको ठीक करें। बल्कि एक छोटी सी बात समझाता हूँ, आप अगर साउथ वेस्ट के जोन में या एक्सट्रीम कॉर्नर में, देखिए इसमें डिफरेंस है, जोन इज डिफरेंट एंड एक्सट्रीम कॉर्नर इज डिफरेंट। क्योंकि जो एक्सट्रीम कॉर्नर है वहाँ पद देखा जाता है, तो पद यानी कि उसे पितृपद, नैऋति का पद, या हम बोले कि राहु का कोना बोलेंगे उसको हम साउथ वेस्ट को। और अच्छा। राहु कोई भी चीज़ को मल्टीफोल्ड कर देता है, कई गुना बढ़ा देता है, 1 से सीधा 1000 कर देता है, 20 कर देता है, 50 कर देता है, मल्टीफोल्ड कर देता है। इसीलिए साउथ वेस्ट के कोने में तिजोरी रखी जाती है कि जो वहाँ रहता है उसको वो मल्टीफोल्ड कर देता है। अच्छा। इसीलिए मुखिया का हम जो है बेडरूम जो है ना साउथ वेस्ट में बनाते हैं, क्योंकि वो 1 से जी 4 जने बढ़ जाए, मतलब परिवार बढ़े बेसिकली। पैसा भी वहीं रखते हैं, प्रॉपर्टी के कागज भी राहु के पास में रखते हैं, भाई इसको आप मल्टीफोल्ड कर दो। तो साउथ वेस्ट में अगर आप तिजोरी रखें और उसका मुंह अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन, यानी तिजोरी जब खुले तो उसका मुंह नॉर्थ डायरेक्शन में खुले, मैं आपको कह सकता हूँ कि इस तिजोरी में चाहे पैसा कहीं से भी आएगा, पर आएगा और टिका रहेगा। ये हो ही नहीं सकता कि वो तिजोरी खाली हो। ऐसा नहीं होगा तो कई बार ऐसा भी हो जाएगा, कोई पड़ोसी आके या कोई दोस्त आके देगा, अच्छा मेरे पैसे कुछ दिनों के लिए तुम रखो, मैं बाहर जा रहा हूँ, वापस आऊंगा तो अपन देख लेंगे जी, कर लेंगे हिसाब। तो आप वो तिजोरी खाली नहीं रहेगी। क्या बात तो है? ये मतलब मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं कई क्लाइंट्स के जाता हूँ, केवल तिजोरी का फेस चेंज करा देता हूँ, उससे भी मेरा मतलब व्यक्तिगत अनुभव है कि पैसा उसमें रहेगा। अब ये है कि चाहे वो कैसे आए क्या आए वो राहु देवता जाने, हाँ। पर वहाँ रहेगा जरूर। तो वास्तु में जो प्लैनेट हैं, जो दिशाएं हैं, वो सारी प्लैनेट्स के हिसाब से बनी है। और राहु जो है वो बड़ा ही स्ट्रांग प्लैनेट है, इतना स्ट्रांग प्लैनेट है कि कलयुग में तो राहु के बिना आप कलयुग में कुछ पा ही नहीं सकते। जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी उद्योगपति एक नंबर के हैं, वहाँ राहु एक्टिवेटेड है, उसके बिना वो इस लेवल पे पहुँच ही नहीं सके। मैंने एक आदमी की कुंडली देख करके, मेरे को याद है, मैंने उसके मतलब राहु देखा मैंने केवल उसका, और राहु की दशा देखी, राहु का स्थान देखा, दशम भाव में था। दशम भाव में जब राहु होता है तो राहु 10 में, दुनिया बस में। अच्छा। हाँ, तो मैंने उसको कहा कि तुम जॉब छोड़ दो और तुम व्यापार करो, क्योंकि जॉब में अच्छा कुछ ग्रह भी थे। छठा घर जो था वो कम बलवान था वनस्पति के, 7th हाउस इज फॉर बिजनेस, 6th हाउस इज फॉर जॉब। तो मैंने कहा तुम जॉब छोड़ दो। मैंने फोर्सफुली उससे जॉब छुड़ाई। आप बिलीव नहीं करेंगे, 11 साल के अंदर उसने ना वो मतलब पूरे इंडिया की सबसे बेस्ट गुड़गांव के अंदर जो हाउसिंग सोसाइटी है उसमें रहता है। अच्छा। क्योंकि मैंने केवल राहु को देखा। तो ऐसे ही मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि साउथ वेस्ट में अगर आप तिजोरी रखते हैं, हाँ, तो आप मान के चले कि पैसे का इशू नहीं आएगा, बट उसमें जोन और पद का सही होना बहुत जरूरी है। जोन और पद का सही होना बहुत जरूरी। एक इसमें बात और ऐड करना चाहूँगा, साउथ वेस्ट में जो हम विंडोज़ की मनाही करते हैं कि जी खिड़की नहीं होनी चाहिए, आजकल तो क्या देखने में आ रहा है कि हर आदमी पूरे साउथ में किसी भी तरफ विंडो होती है उसके लिए मना करने लग जाता है। मैं कहता हूँ ये मत करो। बेसिकली क्या है कि जो साउथ वेस्ट का जो कोना है वो साउथ वेस्ट का कोना होता है राहु का, या इसे बोले राहु का या पितृ का। अगर आप साउथ वेस्ट के कोने को पितृपद दिया गया है,
पद को मैं भी थोड़ी देर बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो जो पितृ पद है वो क्या है, हवा है पितृ, है ना जी। तो आपके पितृ आपके लिए तो देवता है, पर पड़ोसी के पितृ आपके लिए भूत है। साउथ वेस्ट की जब खिड़की होगी, डोर होगा, तो आपके पितृ तो आपसे रूठ के परेशान होकर के और उस पद के से ही वो बाहर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो दरवाजे से बाहर जाएंगे, नहीं, वो फिक्स है कि पितृ अगर बाहर जाएंगे या अंदर आएंगे तो साउथ वेस्ट के कोने से ही जाएंगे। इसीलिए वहाँ विंडो नहीं देनी चाहिए। तो अगर आपके पितृ बाहर जाएंगे तो रूठेंगे, तो आपके मांगलिक कार्य नहीं होंगे, आपके घर के अंदर हेल्थ के इश्यूज हमेशा रहेंगे, चाहे कितनी ही वास्तु हो, कितने ही ग्रह हो, सही हो ही नहीं सकता, बरकत नहीं रहेगी। वैसे ही अगर किसी बाहर के पितृ यानी भूत जो हमारे घर में आ गए, तो आप देखिए कई आदमियों के में तंत्र की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। जी मेरे को किसी ने करा दिया। अरे भाई किसी ने नहीं करा, तेरा साउथ वेस्ट का जो है वो एंट्री खुली हुई है या विंडो खुला हुआ है, उसको बंद कर दे, तेरे आधे दिमाग की प्रॉब्लम वहीं से ही रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वो आपने वो बाहर की हवा को बंद कर दिया। तो इसलिए साउथ वेस्ट की एंट्री, इसलिए साउथ वेस्ट की विंडो, पर्टिकुलरली 1/9 पोर्शन ऑफ द हाउस, अगर उतना बंद हो जाए दैट इज गुड इनफ, और ये आपको बरकत के लिए भी बहुत जरूरी है। तो बैठे बैठे 2 रेमेडी आप लोगों को मिल गई है, और वो श्योर शॉट है, ऐसा आप बता रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता है। देखिए जी, मैं आपको बताऊं, मैं ये जो एक तो ज्ञान, एक तो भौतिक शरीर होता है जो मेरा आज है, जो भी मेरी एज है, इसमें जो ज्ञान की एज में अगर जोड़ो तो मेरे पिताजी और मेरे दादाजी का ज्ञान भी अगर जोड़ेंगे तो 100 साल के ऊपर चला जाएगा। तो उन सब का एक्सपीरियंस लेके मेरे को यही समझ में आया है कि अगर आप वास्तु में 3-4 चीज़ भी अगर सही कर दो ना, दैट इज़ गुड इनफ। गुड इनफ, हाँ गुड इनफ है। अगर आपका जैसे, आप सबसे पहले तो साउथ वेस्ट को ठीक कर दीजिए, दूसरा नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट तो हमने ठीक करना अभी समझा आपसे थोड़ा बहुत, है ना। हाँ। दूसरा नॉर्थ ईस्ट को ठीक कर दीजिए। अच्छा। देखिए नॉर्थ ईस्ट जो कोना है बेसिकली वो जुपिटर यानी गुरु का कोना होता है। अच्छा। गुरु जो है वो आध्यात्म के देवता है, ज्ञान के देवता है, और वो जो कोना है ना, वो उस कोने को बोलते हैं ईशान। ईशान भगवान शिव के 5 मुंह है, और उस 5 मुंह से जो सर्वोत्तम मुंह है उसे कहा गया ईशान, इसलिए भगवान का एक नाम है ईशान यानी शिव। तो वो है ज्ञान। ईशान मुंह जो भगवान शिव के जो 5 मुंह है, उनमें एक मुंह का जो है वो ईशान है, वो ज्ञान देता है। एक बार पार्वती ने प्रश्न किया शिव से ज्ञान के लिए, तो शिव जी ने उनको बोला, अच्छा तुम मेरे ईशान वाले फेस के सामने आकर के बैठो, फिर मैं तुम्हारे को ज्ञान दूंगा। फिर पार्वती जी ने प्रश्न किया तंत्र के लिए, तो बोला, अच्छा तुम मेरे जो है दक्षिण की तरफ वाले में आकर के बैठो, मैं तुम्हारे को ज्ञान दूंगा। तो वो दक्षिण मुंह की तरफ बैठी। फिर उन्होंने अलग चीज़ के बारे में पूछा, तो उन्होंने पश्चिम में बिठाया। फिर उन्होंने अलग चीज़ के बारे में ज्ञान पूछा, तो यानी अलग अलग शिव के मुंह हैं। तो ईशान जो कोना है वो है ज्ञान का। देखिए आपकी लाइफ में, देखिए ऐसा कोई ही नहीं जन्मा जिसकी लाइफ में किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, हो ही नहीं सकता। पर अगर आपका ज्ञान अगर ऊंचा है ना, अगर आप में ज्ञान है कि भाई ये टेम्परेरी है, गीता में भी तो ये कहा ना कि आप सुख में दुख में सब में एक जैसा रहो, यानी आपका ज्ञान का लेवल ऐसा है कि आपको दुख भी हो रहा है और आप उस दुख को उस ज्ञान के माध्यम से निकाल रहे हैं, तो आप सारे दुखों से बच जाएंगे। आपने एक देसी भाषा में कहा है कि ज्ञानी काटे ज्ञान ते मूर्ख देवे रोए, यानी समझदार आदमी जो है ना, वो अपनी बुद्धि को पता कि ये समय है, निकल जाएगा। तो अगर ईशान कोण ठीक होगा तो आप में वो पेशेंस लेवल डेवलप हो जाएगा कि आपका वो पेशेंस लेवल इस लेवल का डेवलप हो जाएगा कि आप कितना भी कष्ट आ जाए, परेशानी आ जाए, पर ज्ञान ऊंचा है ना, गुरु साथ है ना आपका, गुरु एक्टिवेटेड है ना, वो मानसिक दुख आने ही नहीं देगा। आपके स्पिरिचुअल लेवल को वो इस लेवल का हायर रखेगा कि आपको किसी भी तरीके का तकलीफ सब चीज़ से आराम से बचा के ले जाएगा। आपको आपकी लाइफ का जो प्रॉपर गोल है, कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जब वजन होता है ना, तो आदमी के सोचना समझना बंद हो जाता है, क्लियरिटी बंद हो जाती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि गुरु को दबा रखा है, ज्ञान देने वाले को दबा रखा है। तो गुरु जब सही होगा तो 2 कोने को ठीक कर दीजिए। इसके पीछे एक वास्तु का एक फॉर्मूला और है। वास्तु में देखिए टोटल 2 तरीके के मकान होते हैं, एक होता है सूर्य वेदी, एक होता है चंद्र वेदी। आजकल हम अपभ्रंश भाषा में इसको भेदी बोलने लगे, सूर्य वेदी और चंद्र वेदी। तो जिसका नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट अगर लंबा है,
नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट अगर मकान की लंबा है, यानी उसका नाप लो आप फीते से, तो वो होगा चंद्रवेदी। अच्छा। और साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट अगर लंबा है वो होगा सूर्यवेदी। जिस मकान का चंद्रवेदी मकान है वो मकान हमेशा तरक्की करेगा, क्योंकि वहाँ ज्ञान भी है और सेविंग भी है। अच्छा। और जिसका नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट है वहाँ पैसे की कमी भी है और खर्चा ज़्यादा है, वो हमेशा तकलीफ पे पाएंगे। खर्चा, मानसिक परेशान है, मानसिक रोग है, पीड़ा है, वो दुखी है, तकलीफ में, पैसा होने के बावजूद भी वो दुखी है। तो इसीलिए मकान जिसका चंद्रवेदी मकान है वो अपने आप के अंदर, आपको मैं बता रहा हूँ, वो मकान हमेशा सुखी ही सुखी रहेगा, हो ही नहीं सकता। जितने भी वास्तुकार है, पता नहीं औरों का, पर प्राय अच्छे विद्वानों का तो मैंने देखा कि वो मकान को चंद्रवेदी बना देते हैं। हम भी क्या करते हैं मकान में, हम उसको चंद्रवेदी बना देते हैं। जो गड़बड़ हिस्से हैं उनको कट करके, तुड़वा के, तार डलवा के, पट्टी लगा के, जैसा भी होता है हम उसको चंद्रवेदी बनाते हैं, और रिजल्ट मतलब मोर देन 90% पॉजिटिव है। माय गॉड, सक्सेस रेशियो ये तो जबरदस्त है फिर। बहुत बढ़िया जी। आप देखिए वास्तु का मतलब चमत्कार है जी ये। तो आप, कई लोग कहते हैं हम वास्तु को नहीं मानते, अरे भैया तुम ट्राई तो करो। हाँ। जो चीज़ आपके बनी ही हित के लिए है वो आपका कभी अहित नहीं कर सकती। ठीक बात। और ये तो हमारी अपनी विद्या है, हमारी विद्या है। हाँ। मैं व्यूवर से भी कहूंगी कि आप अगर एक बार नोटिस कीजिए अपने घर को, वो सूर्यवेदी है या चंद्रवेदी है, ये भी मुझे कमेंट्स करके आप बताइए। और जैसा अभी रविंद्र जी ने कहा कि चंद्रवेदी घर में रहने वाले शख्स की तो हमेशा तरक्की होगी, तो वो अगर आपके साथ भी हो रहा है तो कॉमेंट करके आप हमें ये बात भी बताइए। अब इसके बाद अगर हम स्वास्थ्य के ऊपर भी आ जाएं, क्योंकि रोग आजकल बहुत आम हो गया है, यंग लोगों को भी हम देख रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम भी है, शुगर है, बीपी है, और ये सारे रोग तो पहले कहा जाता था बुढ़ापे के हैं, लेकिन अब नौजवानों को भी हो रहा है। तो क्या इससे भी घर का कोई लेना देना या वास्तु से जुड़ी हुई कोई अशुद्धि होती है क्या? देखिए इसमें एक नहीं, लाइफ में जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से मिलते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। वो बीमारी भी जो है ना वो एक ही वजह से नहीं होती। खान पान, लाइफस्टाइल, ये तो एक पार्ट ही है, इसमें हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे। पर इसके अलावा जो एक सबसे अहम फैक्टर है वो है डायरेक्शन, या वो है कुंडली के ग्रह। देखिए जो साउथ ईस्ट में आपने एक वर्ड किया कि हृदय रोग, हार्ट संबंधी डिजीज, तो अग्निकोण जो है साउथ ईस्ट जो है वो इसी के लिए जाना जाता है, क्योंकि अग्निकोण में होने से मतलब मुंह संबंधी इशू, जीभ संबंधी इशू, आपके हार्ट रिलेटेड डिजीज़, स्पेशली फीमेल के अंदर यानी घर की लेडीज़ के अंदर हेल्थ के इश्यूज़, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, वो साउथ ईस्ट के अंदर, क्योंकि वहाँ का कौन कारक है? मंगल। मंगल जो है वो ब्लड का कारक माना गया है। हमारे जो हार्ट में अगर आपकी ब्लड अगर प्रॉपर पंप हो रहा है, सर्कुलेशन प्रॉपर है, तो बीपी के इश्यूज़ आपके बहुत हद तक नहीं रहेंगे। कोलेस्ट्रॉल वगैरह के जो है वो साउथ वेस्ट में देखा जाता है, वो राहु को देखा जाता है। तो जितने भी हमारे पैनक्रियाज हैं, जितने भी पैर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, घुटनों से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो सारे के सारे जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में देखा जाता है। अगर किसी घर के मुखिया के अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि साउथ वेस्ट जो है वहाँ पे मुखिया को ठहरना चाहिए, तो मुखिया किससे रिलेटेड, यानी अगर मान लीजिए पिताजी, दादाजी, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है और वो सॉल्व नहीं हो रही, तो वहाँ गड़बड़ है। उसको ठीक करने के बाद ही वो उनकी हेल्थ में भी इशू दिखेगा। तो साउथ वेस्ट में आपका पैरों का बताया, स्पाइन का मैंने आपको बताया वो साउथ वेस्ट है, पैनक्रियाज जो बताया वो मैंने साउथ वेस्ट के अंदर है। वैसे ही नॉर्थ वेस्ट जो है वो मानसिक रोग, जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो छोटा से लेके बड़ा तक हो, कोई भी हो, वो नॉर्थ वेस्ट ही है। कोई भी चीज़ जो बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है वो नॉर्थ वेस्ट में है। नॉर्थ वेस्ट को ठीक करेंगे बीमारी पकड़ में आ जाएगी। अच्छा जी। नॉर्थ वेस्ट में घर की जो छोटी फीमेल यानी जो कन्या है, बच्चियां हैं, उनके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो नॉर्थ वेस्ट में ही ठीक करने से वो आपके घर की जो बच्चियों की जो समस्या आती है वो ठीक होगी। अभी कुछ दिनों पहले की एक बात है, मेरे एक दंपति यानी एक कपल आए, दोनों ही डॉक्टर और बड़े रिनाउंड डॉक्टर। उनकी एक गुड़िया को कुछ हेल्थ के इश्यूज़, 2 गुड़िया उनके, एक गुड़िया को कुछ हेल्थ के इश्यूज़। गुड़िया की एज है मेरे हिसाब से 8 से 10 साल के बीच में, या 12-11 साल मतलब। अब उसके कोई ऐसी डिजीज़ हो गई है
कि वो क्योर नहीं हो सकती और वो उसके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगी, क्योंकि वो जिस मकान में रह रहे थे उसका नॉर्थ वेस्ट बढ़ा हुआ था। तो उन्होंने मेरे से फ़ोन पे कंसल्टेशन के लिए पूछा कि रवि जी मुझे ये बताइए कि ऐसे ऐसे मेरी गुड़िया को है, क्या वास्तु मदद कर सकती है। मैंने कहा जी पहले तो ये देखो कि आपका 100% साउथ कट के और नॉर्थ वेस्ट बढ़ा हुआ है, वो नॉर्थ वेस्ट जब ठीक होगा तो आपकी गुड़िया की प्रॉब्लम मिट सकती है या कम हो सकती है। कम इसलिए बोला क्योंकि अब वो इतने सालों से उसमें रह रहे हैं कि अब वो प्रॉब्लम काफ़ी एग्रीवेट हो चुकी है, वो उसका लेवल 1 2 तीसरे लेवल पे पहुंच चुकी है, तो अब आप उसको हो सकता है ख़त्म नहीं कर सकते। तो नॉर्थ वेस्ट है कन्या के लिए, नॉर्थ ईस्ट है वो है छोटे बच्चे के लिए, मेल चाइल्ड के लिए। नॉर्थ ईस्ट है मेल चाइल्ड के लिए। नॉर्थ ईस्ट है आपके वो बीमारियां जो छोटी छोटी बीमारियां जिससे आप ग्रसित है, पीड़ा है, उसके लिए नॉर्थ ईस्ट का देखा जाता है। सर रिलेटेड, माथे के रिलेटेड कोई भी बीमारी है वो नॉर्थ ईस्ट में देखा जाता है। गले से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है वो नॉर्थ ईस्ट से देखा जाता है। कानों से रिलेटेड कोई भी या नाक से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है वो नॉर्थ ईस्ट से देखा जाता है। आँखों से रिलेटेड इश्यूज़ है वो साउथ ईस्ट से देखा जाता है। अभी एक यूएस का एक किस्सा था। मैंने यूएस विज़िट किया था करीब 3 साल पहले। तो मेरे एक क्लाइंट थे, तो उनके साउथ ईस्ट में, मतलब उनका जो डायरेक्शन थोड़ा सा टिल्टेड था, तो साउथ ईस्ट में उनके स्विमिंग पूल आ रहा था। तो मैंने उनको स्ट्रांगली रेकमेंड किया, मैंने कहा या तो आप इसको बंद कर दो, और बंद नहीं कर सकते हो तो आप इसको छोड़ दो। तो उन्होंने पूछा कि क्यों रवि जी क्या होगा। तो मैंने कहा कि या तो आपके सेकंड नंबर का बच्चा, बड़ा मुखिया देखा जाएगा साउथ वेस्ट से, और दूसरा नंबर का मुखिया मतलब मेल चाइल्ड वो साउथ ईस्ट से। मैंने कहा या तो दूसरे नंबर की बच्चे की आंखें खराब हो जाएगी या बीमार हो जाएगा, या फीमेल की आंखें खराब हो जाएगी, या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ जाएंगे। हुआ ये कि उस समय तो उन्होंने वो बात इग्नोर कर दी। वो इग्नोर क्या कर दी, मकान चेंज करना या आसान भी नहीं होता, सही बात है ना, हम कह तो देते हैं, बट उन्होंने भी कोशिश तो करी गई पर नहीं हुआ। ग्रेजुअली उनके बच्चे की, छोटे दूसरे नंबर के बच्चे की एक आंख चली गई, दूसरी आंख की जो रोशनी है वो ऑलमोस्ट ये मान के चले कि 75% तक चली गई। फिर उन्होंने क्योंकि मेरी बात थी और जब डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर और आदमी का कन्विक्शन यानी फेथ बढ़ जाता है। हाँ। तो वो फ़ोन करे रवि जी आप आ जाओ। मैंने कहा जी मेरे आने से कुछ नहीं होगा, मेरे को आना नहीं है, आप ये वाली रेमेडीज़ तो घर पे करवाइए और हो सके तो इस मकान को चेंज करने की आप कोशिश करें। तो वो रेमेडी करने से उसकी जो एक आंख की जो 70% थी उसमें तो इम्प्रूवमेंट आ गया। कुछ हमने यहाँ एक स्तोत्र होता है जिसे बोलते हैं चक्षु स्तोत्र, उसके पाठ कराएं, बहुत चमत्कारी पाठ है, उसके पाठ कराएं। वो पाठ करने के बाद एक आंख तो बच गई, दूसरी आंख तो ये वास्तु में जो डिजीज़ है, ये मॉडर्न डिजीज़ है। लाइफस्टाइल तो एक छोटा पार्ट है, वास्तु भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये जो आप लोग शुद्धि कराते हैं मकान की या दुकान की, फैक्ट्री की, आई एम श्योर हर कोई बुलाता होगा, तो आपने जब काट छांट की या कुछ तुड़वाया, दुरुस्त करवाया, तो उसका असर फिर कितने दिन में दिखता है? क्या मैंने आज मेरा कोई दिशा ज़्यादा भारी है, आपने उसको हल्का करा दिया या काट छांट करा दी, ठीक हो गया, अब क्या अगले दिन से ही चमत्कार शुरू हो जाएगा या कितना वेट करना पड़ता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मतलब इसके तो मैंने ऐसे ऐसे रिजल्ट देखे हैं कि कुछ घंटों के अंदर भी रिजल्ट्स आते हुए देखे हैं, और कईयों को साल लगते हुए भी मैंने देखे हुए हैं। एक किस्सा सुनाता हूँ, फिर आपको मैं बेसिक समझाऊंगा। एक हमारे गुवाहाटी में हमने एक मकान बनाया था, और बढ़िया पूरा मतलब जितना वास्तु बेस्ट हो सकता था वो हमने उसमें किया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो उनका फ़ोन आया मेरे पास कि रवि जी एक बार आप आइए, कई दिनों से जो है ना वो सही नहीं चल रहा, मेरे काम कुछ 99 पॉइंट पे आकर के अटके हुए पड़े हैं, कुछ देखो तो सही। तो 15-20 दिन तो मैं लिंगर ऑन करता रहा, क्योंकि भाई सारा बनाया हुआ ही हमारा, ऐसा क्या अचानक से हो गया। तो कुछ ऐसा फिर मैं लिंगर ऑन टालता रहा उस बात को, पर फिर उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं आप आइए तो सही। तो मैं गया जा कर के, और मैं सब कुछ देख रहा था, सब कुछ सही था। तो उनका जो ग्राउंड फ्लोर मतलब स्टिल्ट फ्लोर के ऊपर जो सर्वेंट रूम बना रखा, और वहाँ एक स्टोर बना रखा था साउथ वेस्ट के कोने में, वहाँ उन्होंने एक शीशा रख दिया उल्टा मतलब कि वो शीशा छत को, सीलिंग को देख रहा था। अच्छा। तो उससे वो टेक्निकली वो साउथ वेस्ट में गड्ढा हो गया। मैंने कहा कि अंकल सब कुछ सही है, आप जो है इस शीशे को तुरंत यहाँ से हटाइए।
वो जिस दिन वो शीशा हटा, मेरे हिसाब से उनका कोई बजट कुछ जो है ना बैंक से कुछ अटका हुआ पड़ा था, जो शीशा हटा और 5-6 घंटे के अंदर खबर आ गई कि वो सैंक्शन हो गया। तो ऐसे ऐसे भी हमने रिजल्ट देखे। यहाँ तक कि दिल्ली की एक घटना है, तो जब भी नॉर्थ ईस्ट में कभी छिड़ेगा तो तुरंत इशू आएगा। ये आप एक गोल्डन वर्ड आप इसको लिख लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में हथौड़ा बजा और आदमी के प्रॉब्लम चालू, चाहे वहाँ टॉयलेट आप टॉयलेट को भी तोड़वा रहे हैं तो भी प्रॉब्लम चालू। तो पहले तो एक दिल्ली का किस्सा सुनाता हूँ आपको। अच्छे सज्जन थे, प्रॉपर्टी का काम था, तो मैंने कहा कि तुम्हारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में इसको थोड़ा आगे करके जोड़ लो, इसको एक्सटेंड कर लो। ठीक है रवि जी। और मैं उनको बोला, मैंने कहा देखो नॉर्थ ईस्ट अगर छिड़ोगे तो एक बार की दिक्कत आएगी, पर घबराना मत। तो उन्होंने जैसे ही वो हथौड़ा चलवाया, आधे घंटे के बाद में कोई आसपास के सब लोग मिल करके, और ये हो गया, पुलिस आ गई, ये हो गया, मतलब एकदम से माहौल जो है गर्म हो गया। तो मैंने उनको, वो मेरे पास होना है, रवि जी क्या करूँ? मैंने कहा जी आप कुछ मत करो, शांति से एक बार ये दीवार कंप्लीट करवा दो। वो जैसे दीवार कंप्लीट हुई, शाम तक वो सारी चीज़ें सेट हो गई। नेक्स्ट डे से तो वही लोग जो है उनके बढ़िया से दोस्त बन गए। तो वास्तु का मैंने यहाँ तक देखा है कि अगर कोई चीज़ है, रेमेडी है, तो वो तुरंत भी असर दे देती है। अब इसमें डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम किस लेवल की है। अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो वो तुरंत असर दे देगी। अगर बीमारी आपने सही पकड़ ली, मान लीजिए किसी को कोई चीज़ में इशू है, अगर आपने उसको पकड़ लिया, किसी के हेल्थ के इश्यूज़ है, वो साउथ ईस्ट से रिलेटेड है, आपने उसको पकड़ लिया तो वो तुरंत ही ठीक हो जाएगी। परंतु कई चीज़ ऐसी है कि बीमारियां भी लंबी है, या कोई चीज़ मान लीजिए, तो वहाँ 40 दिन में भी रिजल्ट आते हैं। और कईयों के प्रॉब्लम अगर छोटी होती है तो वहाँ 1-1 साल तक भी रिजल्ट आते हैं। तो रिजल्ट जो है वो वेरी करता है। इसके पीछे एक कारण और भी है, जो मेजर कारण है वो दशा का भी बहुत बड़ा फ़र्क है। कारण ये है कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। ठीक है ना जी। तो जो समय जब सुधरेगा ना, तभी मैंने देखा कि वास्तु को भी वो प्रॉपर वो तभी सही करेगा, अदरवाइज वो करने भी नहीं देगा, आपके हाथ रोक देगा। मान लीजिए हम तो आपको बढ़िया से बता के चल गए ऐसे ऐसे कर दीजिए, आप कहेंगे नहीं नहीं अच्छा एक काम करते हैं, ये 4 काम कर लेते हैं, 3 काम छोड़ देते हैं, 2 काम छोड़ देते हैं। अरे भाई वो 2 ही इंपॉर्टेंट थे, वो दशा ने आपको जो इंपॉर्टेंट काम करने से छुड़वा दिया। अगली बार मान लीजिए साल भर के बाद, 6 महीने के बाद जब विजिट हुई तो हमने कहा अरे तुमने 2 काम करे नहीं। बोला पंडित जी ये तो कोई बात नहीं, 3 तो करे ना, 70% 60% तो कर दिया। अरे भैया परसेंटेज मत गिनो, तुमने जड़ में पानी नहीं दिया, तुमने डाल पत्तों की छटनी तो कर दी। तो रिजल्ट तो वास्तु के 100% है, 100% है। अब उसमें ये देखना पड़ता है कि कईयों का रिजल्ट पहले आता है, कईयों का बाद में आता है। तो वो प्रॉब्लम के ऊपर और दशा के ऊपर निर्धारित होता है। सॉरी, मैं अभी एक बात की बात याद आ गई। एक गुड़गांव में एक किसी का मकान बनाया। देखिए वास्तुकारों के लिए मैं भी एक बहुत अच्छे सजेशन दे रहा हूँ कि कोई भी मकान बनाए तो पहले आप जिसका भी गृह निर्माण कर रहे हैं उसकी जन्म पत्रिका जरूर देखो, अवलोकन करो कि भाई उसमें दशा नियर फ्यूचर में कौन से आने वाली है और यही की है। तो अगर उसकी दशा ही गलत आने वाली है और आपने कितनी बढ़िया वास्तु कर लिया तो वहाँ पीड़ा मिलेगी ही मिलेगी। वो जब पीड़ा मिलेगी तो दोष किस पे लगेगा? वास्तुकार पे लगेगा। ये नहीं पता कि भाई तेरी दशा खराब है। तो गुड़गांव में मैंने किसी का मकान बनाया, तो मैंने उनकी कुंडली देखी, तो पहले देख के मैंने कहा जी मैं आपका मकान नहीं बनाता हूँ जी। क्या बात है रवि जी? मैंने कहा देखो तुम्हारे बच्चे के जो है ना 7.5 ही लगने वाली है और ये दशा 2 साल का जो है ना, इसका गुरु का गोचर, गुरु क्या है कि अष्टम भाव का समय, तो मैं गुरु का गोचर गलत आ रहा है, तो या तो तुम 2-3 साल के बाद मकान बनाओ और नहीं है तो फिर मेरे को ब्लेम मत करना। बोला नहीं 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 जी आप मकान बनाइए, हम आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मकान बनाया, मकान टाइमली बन गया और शिफ्ट भी हो गया, मकान में पॉजिटिव वाइब्रेशन। पर जैसे ही मकान में घुसने के बाद 6 महीने के बाद उनका फ़ोन मेरे पास आया। बोल रवि जी वैसे तो आपने बोल दिया था पर मेरे बच्चे को तो यहाँ से जो है ना अच्छा नहीं लग रहा है, ये मकान छोड़ दें क्या? मैंने कहा जी कोई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला था। कम से कम आप 1 साल रुको, 1 साल के बाद इस बच्चे की जैसे दशा सुधरने लगेगी ना वैसे ही उसको रिजल्ट आने लग जाएगा। और हुआ भी यही। दशा, देखिए दशा बहुत बड़ी चीज़ है जी। नहीं, पर अगर कुंडली ही सब कुछ है, अगर कुंडली में दशा ठीक चल रही है, ग्रह ठीक स्थान पर बैठे हैं तो शुभ फल मिलेगा, और अगर कुंडली में दशा खराब चल रही है
तो फिर अशुभ फल मिलेगा। तो फिर वास्तु का क्या काम है? वो तो अगर मेरी दशा अच्छी चल रही है और मैं नया मकान बनवा रही हूँ तो वो ऑटोमेटिक फिर चीजें तो सही जगह पे बैठेंगी और सही से बनेगा मकान। नहीं, ये एक जो है ना, आपने बात तो सही कही है, पर इसको इस तरीके से नहीं देखें। हाँ। देखिए, जैसे आपकी मैं एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। आपने पेड़ लगाया, आपने एक बगीचा है, उस बगीचे में आपने अलग अलग पेड़ लगा दिए, आम का लगाया, अमरूद का लगाया, करेले का लगाया, कुछ कांटों के लगाए, वो हो गए आपके पूर्व जन्म के कर्म। आपने उसमें अलग अलग पौधे आपने उसमें लगा दिए, लगा करके और एक प्रॉपर माली को लगा दिया, आप अपना कुछ अदर बिजनेस करने लगे। तो जब आपका वो समय आया, समय आने पे उसमें फल लगेंगे। मान लीजिए गर्मी आई तो आम लगेगा, सर्दी आएगी तो सर्दी के फल लगेंगे। आपको सर्दी के अंदर तो आम नहीं मिलेगा ना, नहीं। पौधा आपने बढ़िया लगाया, पानी लगाया, माली लगाया, सब कुछ आपने बढ़िया किया, पर दशा का काम तो दशा ने किया। हाँ। परंतु बात यह है कि आपने वो दशा भी बढ़िया आ गई, दशा भी गर्मी की आ गई, और आपने उसको पानी नहीं दिया, आपने उसमें खाद नहीं दी, मिट्टी नहीं दी। तो ये जो मिट्टी और ये खाद है, ये वास्तु है, आपने उसको देखा नहीं। तो जो कुंडली के जो सारे फॉर्मूले हैं, मकान भी जो बना है ना, वो भी तो कुंडली है। और ज्योतिष और वास्तु तो एक ही है, ज्योतिष और वास्तु दो नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे एक है। देखिए, वास्तु के जितने भी फॉर्मूलाज हैं, XYZ, कोई से भी पुराने फॉर्मूला, मतलब वैदिक से मेरा मतलब है कि बेसिक फॉर्मूलाज, कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए, वो सारे फॉर्मूला एस्ट्रोलॉजी से डिराइव हुए। देखिए, सबसे पहले देखिए नॉर्थ ईस्ट यानी गुरु, जुपिटर। तो जुपिटर का मतलब है कि आध्यात्म देगा। अगर कुंडली में पैसा अगर देखते हैं ना, तो गुरु का गोचर देखते हैं। आपको आप समझते ही हैं, क्योंकि आपके भी परिवार वाले ज्योतिष से समझ रहते हैं। तो गुरु यानी पैसा, गुरु यानी आध्यात्म, गुरु यानी शांति, मोक्ष, गुरु यानी संतान भी अगर होती है तो गुरु की वजह से ही होती है। तो नॉर्थ ईस्ट में इशू आने से गुरु भी खराब होगा और आपकी ये सारे इश्यूज भी आपको मिलेंगे। फिर आप आ जाइए साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट का कोने का जो देवता है वो मंगल है, और उसको शुक्र माना गया है। मंगल और शुक्र का ये कॉम्बिनेशन कौरना माना गया है। मंगल जो कि ब्लड का कारक है। हेल्थ के इश्यूज आते हैं वो साउथ ईस्ट की वजह से आते हैं। खाने पीने में, जैसे मान लीजिए किचन में आप बढ़िया खाना बनाते हैं, तो खाने पीने में जो विलासिता, लग्जरी, वो लग्जरी भी आपको साउथ ईस्ट यानी मंगल की वजह से, वो शुक्र की वजह से मिलेगी लग्जरी। तो जिसकी लाइफ में लग्जरी नहीं है, उस शुक्र यानी साउथ ईस्ट कोने को ठीक करो। ब्लड रिलेटेड इश्यूज है, मंगल को ठीक करो। तो मंगल यानी साउथ ईस्ट। दूसरा साउथ वेस्ट, राहु का कोना हो गया, वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। राहु की वजह से ही वहाँ पैसा रखते हैं, क्योंकि वो मल्टीफोल्ड करता है। तो वास्तु का फॉर्मूला कैसे बना, वो ज्योतिष से डिराइव हुआ है कि भाई राहु के पास में पैसा रखो, तो रखना तो वहीं पड़ेगा ना जी आपको, राहु की दिशा के अंदर। अगर आप उसको लेट से ले जा करके और नॉर्थ वेस्ट में रख दिया तो टिकेगा ही नहीं वो पैसा, वो डूब जाएगा आपका पैसा। तो वास्तु के जितने भी फॉर्मूला है, यहाँ तक कि एक जैसे एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, बल्कि इनफैक्ट आपके ऑफिस के बाहर ही उनका ऑफिस है, चाय वाले हैं वो। हाँ। तो क्या हुआ कि उनका मकान मैंने बनाया, तो उस समय मैंने उनसे जन्म पत्रिका की मांग करी। मैंने कहा मुझे आप जन्म पत्रिका दीजिए। तो जन्म पत्रिका उन्होंने मेरे को कई बार होता है ना कि अच्छा जी देते हैं, करते हैं, आप चलो बेसिक कर दो, वास्तु कर दो। तो हमारी वो जन्म पत्रिका वाला चैप्टर जो है वो छूट गया। अब मैं उसमें कोशिश करे जा रहा हूँ, मैं नक्शा बना के दूँ। उन्होंने टॉप आर्किटेक्ट हायर किया नोएडा का। अब उनका नक्शे मैं अप्रूव नहीं हो रहा, मेरे नक्शे से वो एग्री नहीं कर रहे। ऐसे करते करते 3-4 महीने निकल गए और वो नक्शा सेट नहीं हुआ। तो फाइनली जो उनके मालिक थे, उन्होंने मेरे को बोला कि रवि जी अब आप थोड़ा वास्तु में कॉम्प्रोमाइज़ करो, बैठ नहीं रहा है। क्योंकि मर्म स्थान में और ब्रह्म स्थान का जो सेंसिटिव एरिया होता है, वहाँ पे उनकी लिफ्ट का कॉलम आ रहा था। तो फिर मैं मतलब ना चाहते हुए, फिर मेरे को जब सामने वाला नहीं माने तो फिर हमें परमिशन देनी पड़ी। हाँ। बाद में फिर मैंने अगले दिन उनको फ़ोन किया। मैंने कहा जी आपके घर के, जिस घर में आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, यूपी से जहाँ पे आप बिलोंग करते हैं, उसके भी सेंटर के अंदर दीवार है, और आपका जो मेन ऑफिस है वहाँ पे भी सेंटर के अंदर दीवार है। बोला जी आपको कैसे पता? मैंने कहा जी इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में केतु खराब है। वो केतु जो है वो सेंटर का कारक है।
जब तक अगर आप पहले दिखाते तो हम पहले उस केतु का उपचार करते तो सेंटर को वो फ्री करवा देता। तो हाँ। ज्योतिष और वास्तु एक है। आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, वास्तु में आप अगर किसी भी आदमी के 2 जगह 3 जगह आप उसकी विजिट करें, पहला उसका घर हो गया, मान लीजिए उसका ऑफिस हो गया, आप उनको देख करके उसकी कुंडली बना सकते हो। आप देखो कि कौन सा ग्रह और कौन सा कोना दोषी है। मान लीजिए इधर से देखिए कि बुध दोषी है, तो उसकी स्पीच में हकलाना, तुतलाना, कम बोलना, ज़्यादा बोलना, वो नॉर्थ वेस्ट से पता चल जाता है स्पीच से। तो पहले तो बॉडी से आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कौन सा ग्रह बढ़िया है, कौन सा ग्रह गड़बड़ है। उसके बाद वही नॉर्थ वेस्ट उसका घर में भी गड़बड़ होगा, उसका ऑफिस में भी वही कोना गड़बड़ होगा। तो जो प्लेनेट दोषी है वो ही उसके घर के अंदर वो चीज़ पॉजिटिव या नेगेटिव होगी। वही स्ट्रॉन्ग, अगर मान लीजिए अगर मंगल स्ट्रॉन्ग है फॉर एग्जांपल, तो उसका साउथ ईस्ट में इशू या साउथ में इशू मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ तक कि अगर साउथ ईस्ट में कुआं भी बना हुआ है जो कि वास्तु का ब्लंडर होता है, तो भी उसको कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि उसका मंगल बलवान है। अब एक सवाल ये आपकी इतनी बातें सुन के जो मेरे मन में आ रहा है वो ये है, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी ज्योतिषियों का अलग अलग विधा में जो पारंगत हैं उनका जब इंटरव्यू किया है तो उनका यही कहना है, जैसे मैंने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में विवेक त्रिपाठी जी का किया, तो उनका ये कहना है कि अगर आप शनि से रूल होते हैं तो आपके सिग्नेचर में ये चीज़ दिखा देगी कि आप शनि से रूल होते हैं। ऐसे ही जो अंक ज्योतिष वाले होते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट, वो बता देते हैं कि अगर आप मंगल से रूल हो रहे हैं तो आपका नंबर ये होगा। लेकिन आपकी बात से मुझे ये समझ आ रहा है कि फिर वो जो घर का वास्तु है वो क्या घर का जो मालिक है या मुखिया है उसी की कुंडली दर्शा रहा है, बाकी लोगों की नहीं दर्शा रहा है? क्या ऐसा होगा? इसमें ऐसा होता है, एक है कि जैसे मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, यानी जो बड़ा है, मुखिया है, पहली चीज़ तो जब तक वो कमा रहा है और सबसे पूरे घर वालों के अंगों का, यानी जैसे मुंह का काम है कि पूरे अंगों को वो पालन पोषण दे रहा है, वैसे मुखिया का काम है कि जब तक वो सबको चला रहा है तब तक हमें उसकी कुंडली देखनी चाहिए। क्योंकि अगर इंजन सही है तो सारे डिब्बों को वो खींच के ले जाता है। कोई ढीला चल रहा है, कोई तेज चल रहा है, कोई टेढ़ा चल रहा है, तो भी मुखिया अगर दमदार है तो वो हर हिसाब से उस फैमिली को संभाल लेगा। हाँ। कोशिश ये करनी चाहिए कि सबकी जन्म पत्रियाँ, अगर मान लीजिए 2 जने, 3 जने, 4 जने जो मेन आदमी है उनकी जन्म पत्रियों को लीजिए, उसका अवलोकन कीजिए। उसके हिसाब से तो आप घर और घर का दरवाज़ा और इसका निर्धारण करिए। बाकी जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी इंडिविजुअल के हिसाब से उनका रूम का डिवाइड कर दीजिए। जैसे किसी का लेट्स से कि चंद्रमा बहुत अच्छा है तो उसको नॉर्थ डायरेक्शन दीजिए। किसी का सूर्य बहुत अच्छा है तो उसको ईस्ट डायरेक्शन दीजिए। मंगल बहुत दमदार है, साउथ में दे दीजिए। वैसे मंगल दमदार वालों को तो कहीं भी दे दीजिए क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग एडेड होते हैं। हाँ। वो किसी भी नेगेटिव वास्तु में भी जाएंगे तो भी उनको, उनके लिए बहुत अच्छा मंगल ही मंगल होगा। मंगल ही मंगल होगा। हाँ। जितने भी प्रॉपर्टी वाले हैं, जैसे मंगल ही मंगल से मेरा मतलब ये था कि उनको प्रॉपर्टियां लाभ देगी। जैसे जितने भी आपके ये रियल एस्टेट वाले हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनका मंगल स्ट्रांग होता है तभी वो इस लाइन में है, तभी वो नेगेटिव जमीन से जिसका वास्तु दोषी है उससे लाभ कमा रहे हैं। अच्छा जी, अदरवाइज वो कमाई नहीं पाएंगे। कमाई नहीं पाएंगे। तो प्रोफेशन भी बताता है कि आपका कुंडली में कौन सा ग्रह स्ट्रांग है और घर में कौन सी दिशा स्ट्रांग है। तो हर आदमी की कुंडली देके और उसके हिसाब से ही उसको कमरे का अलॉटमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जी सबको ही साउथ वेस्ट में दे दीजिए। हाँ। या सबको ही जो है वो वेस्ट में दे दीजिए। ये एक जनरल बात है, ये जनरल है। पर जैसे आप वास्तु की गहराई में जाते हैं तब फिर वहाँ से डॉट कनेक्ट होते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। कई आदमियों का आपने देखा होगा कि बिल्कुल वास्तु उल्टी है फिर भी वो बड़ा आनंद उठा रहे हैं। हमसे लोग कहते हैं पंडित जी उसके देखो आनंद ही आनंद है, वास्तु तो उल्टी। अरे भाई, उनको वो दिशा सूट कर रही है। मेरे एक कलकत्ते के मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अब तो मेरी ही उम्र के हैं, तो उनका जब मैंने पहले इनिशियली मैंने कुंडली, बाद में हमने उनकी देखी, तो जब हमने देखी तो उन्होंने जितनी भी उनकी फैक्ट्रीज़ हैं, उनकी 3 फैक्ट्रियाँ हैं, ईस्ट फेसिंग फैक्ट्री और वेस्ट फेसिंग फैक्ट्री या घर उनको दिया है लाभ, और नॉर्थ फेसिंग ने उनको कभी लाभ नहीं दिया, जबकि उनका मेन कॉर्पोरेट ऑफिस उसमें कोई नहीं बैठता केवल चौकीदार के अलावा।
वो खाली पड़ा है, और सारे के सारे फैक्ट्री में बैठते हैं पूरे मतलब पिताजी और दोनों बच्चे वो फैक्ट्री में बैठ के वहीं से सारा बिजनेस रन करते हैं। उनका एक मकान जो कि नॉर्थ फेसिंग है उसमें वो कभी जाके देख ही नहीं रहे, बल्कि छोटे मकान के अंदर दूसरी जगह रह रहे हैं। तो कईयों को क्या है कि नॉर्थ भी सूट नहीं करता, और वो इसलिए नहीं करता क्योंकि उनकी जन्म पत्री में नॉर्थ दिशा उनको नहीं दे रही। तो ज्योतिष और वास्तु एक ही है, अलग अलग नहीं है। ज्योतिष जड़ है और वास्तु उसका फल है। अब ये आखिरी सवाल मेरा आपसे रविंद्र जी कि क्या फिर हमें हमेशा उस वास्तु एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए जिसे ज्योतिष भी आता हो, जो कुंडली भी देखते हो? क्योंकि बहुत से ऐसे वास्तु एक्सपर्ट मार्केट में हैं जो सिर्फ वास्तु ही करते हैं, वो कुंडली नहीं देखते। तो क्या अगर आप वास्तु कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं तो आपकी कुंडली की भी जांच होनी चाहिए और फिर दोनों को कंबाइन तरीके से घर का स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए? क्या ये है? देखिए, इसको मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक होता है नीम हकीम, एक होता है कंपाउंडर, एक होता है डॉक्टर का एसोसिएट, एक डॉक्टर और एक डीन। हाँ। जैसे जैसे आपका ज्ञान का लेवल ऊंचा जाता जाता है ना, वैसे वैसे आप हाई रैंक में जाते जाते हैं। मेरा ये मानना है, और मैं इसको स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, डे टू डे में देखता हूँ कि बिना ज्योतिष के तो वास्तुकार केवल कंपाउंडर है या नीम हकीम है। उसको उतना ही ज्ञान है 4 दिशा का, 8 दिशा का, 16 दिशा का, जो भी ग्रह किताबी ज्ञान है, उसको प्रैक्टिकल का नॉलेज ही नहीं है। आपने उसकी 4 चीज़ें तो ठीक कर दी, पर आपने उसकी परेशानी हल नहीं करी। रामचरितमानस में कहा है, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु गोर नरक में परहि। यानी आपने शिष्य का पैसा तो ले लिया, अरे आपने उसकी बीमारी नहीं मिटाई। अब आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई ये बीमारी किस लिए है। आपकी ये ग्रह जनित है, आपकी वास्तु जनित है, या आपकी या और मान लो आपको हेल्थ की बीमारी होगी, तो आपको पैर की बीमारी होगी, तो आप आँख में दवाई डालने से तो ठीक नहीं होगी ना जी। आपको पैर का ही करना पड़ेगा। ऑल दो कनेक्शन आँख का भी पैर से है, पर जिसकी बीमारी उसी की दवाई खानी पड़ेगी। इसीलिए एक वास्तुकार का पहला गुणधर्म ये है कि उसको ज्योतिष तो आनी ही चाहिए। या यूं बोले हैं कि जितनी भी हमारी ये पराविद्याएं हैं, जितनी भी हमारी, चाहे आप न्यूमरोलॉजी लीजिए या जो सिग्नेचर वाला लीजिए, या मस्त रेखा लीजिए, सामुद्रिक सामुद्रिक शास्त्र जो उसका वर्ड है, सामुद्रिक शास्त्र के लीजिए, या फिर आप उसका मुंडेन एस्ट्रोलॉजी लीजिए जिसमें आपके पिताजी बड़े एक्सपर्ट थे, तो उसका लीजिए, या फिर आप किसी भी विद्या का लीजिए। आपके जो फंडामेंटल हैं वो तो ये 9 प्लैनेट्स ही हैं। देखिए, एक बहुत अच्छा श्लोक है कि ग्रहाधीना जगत सर्वा ग्रहाधीना नरावरा, यानी ग्रह के अधीन ही पूरा जगत है और ग्रह के अधीन ही आदमी है। अभी एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी सब कह रहे हैं कि 2025 में ऐसा हो रहा है, 25 खराब है, 25 खराब है। अरे वो खराब इसलिए है क्योंकि सारे प्लैनेट इकट्ठे होकर के पाँच प्लैनेट जो है वो सब एक जगह बैठ गए। तो वो जैसे प्लैनेट हुए तो पूरे देश में, पूरे कंट्री में, मतलब पूरे संसार में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। जिस एरिया में देखो उधर ही आपको युद्ध के हालात दिख रहे हैं। ईस्ट में देख लो, वेस्ट में देख लो, साउथ में देख लो। तो ग्रहों के हिसाब से जब ग्रह चेंज हो रहे हैं, वही महाभारत वाला जो योग बन रहा है, तो आप देखिए युद्ध हो रहा है। तो ये जो पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं वो ग्रह के अधीन से ही चलते हैं। आपका सूरज उगता है तो हमारे में प्राण ऊर्जा आती है, हमारी सर्केडियम एक रिदम होती है, बॉडी के अंदर एक ऑटोमेटिक क्लॉक होती है, वो सूर्य के उगने और अस्त होने से वो रिचार्ज होती है। तो आप आदमी तो अगर सूर्य 10 दिन अगर नहीं होगे तो खत्म है सारा खेल। चंद्रमा आता है, चंद्रमा की वजह से आप देखिए फुल मून और नो मून के अंदर जितने भी आदमी जिसका चंद्रमा गड़बड़ है, उनके पूर्णिमा आते ही वो गुस्सा आने लग जाता है, हस्बैंड वाइफ से लड़ाई करते हैं, वाइफ जो है वो बच्चों को डांटती रहती है, या बच्चे जो है पिता से कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि हर आदमी को एक चार्ट बनाना चाहिए, और वो चार्ट हिंदी तिथि का हो, मतलब समझाने के लिए कि जी चतुर्दशी, जैसे मान लीजिए किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होती है और वो उसका जेन्युइन सॉल्यूशन चाहते हैं कि नहीं हम इसको प्रॉपर मिटाएं, तो एक चार्ट बनाए कि हम कब कब लड़े, और उसको 1 2 3 की स्केल में आप उसको रेटिंग दीजिए। कि आप पूर्णिमा के आसपास आप ऑब्जर्व करें कि भाई हस्बैंड वाइफ जिसका चंद्रमा कमजोर है वो बिना फालतू बिना कारण के लड़ते हैं।
ठीक है जी। तो चंद्रमा का ही ट्रांजिट देख करके और हम ये बता देंगे कि भाई ये आपको पता चल जाएगा 2-3 महीने के अंदर कि हाँ जी, जब जब हम हमारे वो चंद्रमा जब वो नो मून होता है या अमावस्या आती है या पूर्णिमा आती है, तब तब हमारे मानसिक या तो डिप्रेशन की तरफ जाते हैं या अग्रेशन की तरफ जाते हैं। फिर उसी चीज़ की आप दवाई खाइए। हाँ। दवाई इन द सेंस कि चंद्रमा का जब आपको पता चल जाएगा कि चंद्रमा नीचे यानी कि अमावस्या की तरफ जा रहा है, तो फिर उसका इलाज दीपक जलाना और उस तरीके के इलाज करें। और अगर मान लीजिए कि चंद्रमा अगर आपका पूर्णिमा की तरफ जाकर के अगर वो परेशान हो रहा है, तो फिर हम उसमें ज्योतिष के उपाय जैसे कि मंत्र जाप हो गया, दान हो गया, चावल का दान हो गया, दूध का दान हो गया, इस तरीके करने से आप देखेंगे कुछ समय के अंदर ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और ये जो पॉजिटिव रिजल्ट है, ये ऐसा नहीं होगा कि जी ये लाइफ लॉन्ग रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये बीमारी है, आपने उसकी दवाई सही खाना चालू कर दिया उसका। और कुछ नहीं तो उस चार्ट से हमें पहले ही ये पता चल जाएगा कि अब जी ये तिथि आने वाली है और अब मूड स्विंग शुरू होगा, मूड स्विंग अब अकारण लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, अब गुस्सा ज्यादा आएगा, अब झगड़े ज्यादा होंगे। मतलब आप 2 तिथि पहले से ही, आप त्रयोदशी से ही सचेत हो जाएंगे कि जी भैया आप तो पूर्णिमा है या अमावस्या आने वाली है, तो संभल के रहना है। आपको मालूम है कि 2 दिन के बाद वो होना है, तो आप खुद सचेत भी रहेंगे और ये भी पता रहेगा कि आप प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया तक हम ठीक भी हो जाएंगे। बड़ी शानदार बात बताई आपने। इसका एक आपको बहुत अच्छा एक चीज बताता हूँ। हाँ। ये है मुहूर्त विज्ञान से रिलेटेड, मतलब इसको मुहूर्तों से रिलेटेड। एक होता है चंद्रबल। आजकल चंद्रबल क्या होता है कि आपके चंद्रमा के अष्टक वर्ग से उसका बल निकाला जाता है कि उसमें कितनी पावर है। वो 0 से 8 की स्केल में होता है वो। उस पावर के हिसाब से वो हम चेक करें कि कौन से महीने में चंद्रमा का बल ज़्यादा है। उस महीने में अगर आपका मुहूर्त की डेट नहीं भी है, उस महीने में अगर आप मुहूर्त कर लोगे, चाहे वो मान लीजिए कि खर मास है, उस समय ये है, या उस समय हम 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक मुहूर्त नहीं करते, या और भी अभी जैसे देवशयन के अंदर भी उस समय भी अगर आप मुहूर्त कर लेंगे जब आपका चंद्रमा बली है, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी। करीब करीब सप्ताह भर पहले मैं अभी एक किसी के घर में गया था। मैं गया था इधर आपके बेंगलोर में। तो उनके कोई बहुत बड़े विद्वान, मतलब देखिए काम देखते तो अच्छा लगता है, किसी का काम देखते तो उन्होंने क्या करा कि उनका मुहूर्त कराया ये मतलब जनवरी 3-4 तारीख के आसपास। अच्छा। तो मैंने कहा जी इस समय तो मुहूर्त बनता नहीं है, होता ही नहीं है, आप कैसे करा दिया? बोला नहीं हमने तो मकान, हमें याद है कि उस समय करा था, हमारे वो ज्योतिषी थे, उन्होंने हमारी कुंडलियाँ निकाली और सारा, उन्होंने डिटेल तो नहीं बताई, उन्होंने बोला वो चंद्रमा कुछ कह रहे थे। तो फिर मैंने वो डॉट कनेक्ट करे कि उन्होंने चंद्रबल निकाला। अब कई बार क्या होता है कि हमने, अब आप कोई भी फ़ोन करता है जी मुहूर्त निकाल दीजिए हमारा, ये वाला मुहूर्त कैसा है, अच्छा है, बुरा है। अरे भैया वो मुहूर्त तो, क्योंकि हम भी क्या करते हैं जी पंचांग देख के बताएंगे, चंद्रबल देखने का टाइम भी नहीं है जी, सबको 2 मिनट में आंसर चाहिए होता है। तो वो यही सॉल्यूशन है। पर अगर वो मुहूर्त चाहे कैसा भी है, अगर चंद्रबल अगर ठीक है, अगर मुहूर्त अगर गड़बड़ है और चंद्रबल ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मुहूर्त अगर सर्वश्रेष्ठ है और चंद्रबल जो है वो इधर से गड़बड़ है उस महीने का, तो आपका मुहूर्त शुभ ही नहीं होगा। इसके लिए मुहूर्त के लिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, और बल्कि सबसे एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब लोग एक तो शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं, सगाई का मुहूर्त निकलवा लेते हैं, गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवा लेते हैं, और वो जो समय है उस समय को आप त्याग देते हैं। उस समय के अंदर आप मुहूर्त कर ही नहीं पाते। उसके बाद हाँ जी पंडित जी ने दिया जला दिया, ये कर दिया, तो फिर उस मुहूर्त का कोई मतलब नहीं है। ऐसे काम ना करें। आप निकलवाएं तो उस समय को फॉलो करें, क्योंकि वो समय ही कीमत है और समय जो है वो ही ब्रह्म है। आपने उस समय को छोड़ दिया तो मान के चले आपने उस देवता को, ब्रह्मा को छोड़ दिया। अब आप बाद में आप कहते रहे कि हमारे को फ़ायदा नहीं मिल रहा। अरे भैया तुमने समय चुके पुनि का पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने, तुम्हारा तो ज़मीन ही सूख गई है, वहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो अमूमन शादी ब्याह में अब ऐसे ही देखा जा रहा है, बारात इतनी देर से आती है, फिर जयमाल होते होते, फिर डांस होते होते इतना देर हो जाता है कि असल मुहूर्त जो पंडित जी के द्वारा दिया गया होता है उसमें विवाह नहीं होता है। पंडित जी भी कहते हैं कि हम एक उपाय करवा देंगे जी, ये इतने रुपए की दक्षिणा रखो, ये रखो। देखिए वो तो क्या बोले, पर बात ये है कि विवाह के लिए 3 मुहूर्त बहुत जरूरी है। पहला है गणेश निमंत्रण, यानी स्टार्टिंग ऑफ दी पूरा बारात की, जो मतलब पूरा शादी की जो स्टार्टिंग करते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कन्या का, जिसे कहते हैं कन्या का दान। जब माता पिता अपना बच्ची को
पुरुष को दान करते हैं, वर को दान करते हैं, तो वो दान का जो समय होता है, जैसे आ गया कि गोधूली वेला है, तो क्या करते हैं, गोधूली वेला में फेरे चालू करा देते हैं। अरे नहीं भैया, चालू तो वो 1-1.5 घंटे पहले होंगे, देवता का पूजन होगा, क्योंकि गोधूली वेला तो बहुत लिमिटेड 15-20 मिनट 30 मिनट की होती है, इस समय तो दान होना चाहिए। तो यानी कि वो एक्यूरेट समय हो। और तीसरा होता है इसके अंदर वधू प्रवेश। अगर ये 3 मुहूर्त अगर मैंने इतने सालों में ये तजुर्बा है, मेरे पिताजी ने बिल्कुल इस पे बहुत फोकस करते हैं, ये 3 अगर सर्वश्रेष्ठ तरीके से हो गए ना, वो लड़की दुखी रहेगी नहीं जिस भी घर में जा रही है, और जिस घर में जा रही है वो भी फलेगा फूलेगा, उनके परिवार वालों की भी बहुत अच्छे से बनेगी, क्योंकि वो सारा मुहूर्त जो प्रोसीजर फॉलो हुआ है। अब हम क्या है, बातें तो मानते नहीं है और दोष देते हैं कि दोष पंडित जी को, ग्रहों को देते हैं। हाँ। अब खुद पालन नहीं, गुरु को तो मानेंगे पर उनका कहना नहीं मानेंगे। ठीक बात। हाँ, ये बात है जी। तो वास्तु से लेकर के ज्योतिष तक का ये पूरा सफर आज आपको इस पॉडकास्ट में सुनने को, देखने को मिला है। उम्मीद मैं यही कर रही हूँ कि रविंद्र जी ने आपको जो बताया अब आप उसे फॉलो करेंगे। गुरु को तो मानेंगे, गुरु की बात नहीं मानेंगे, वो नहीं आप करने वाले हैं। रविंद्र जी ने आज जो आपको बताया है उस पूरी बात को आप समझेंगे, उसको फॉलो भी करेंगे, और फिर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे भी कि उनमें से कौन सी बात थी जो ऑलरेडी आपके घर में थी, जो वास्तु आपके घर का ठीक था, क्या था जिसे आपने दुरुस्त किया, और अब कैसे आपकी तरक्की हो रही है। ये सारी चीजें आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और रविंद्र जी, अब एक चीज और, क्योंकि आप यूएस से पढ़े हुए हैं जी, आपके घर में ज्योतिष का काम रहा है शुरू से, तो क्या मतलब ज्योतिष जो ब्लड में आपके है, तो उसके बाद फिर यूएस जाके पढ़ाई करना और फिर वापस इंडिया आ जाना, ये कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है? नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। देखिए, ऐसा है कि एक तो हम 3 पीढ़ी से इसी प्रोफेशन में है। ऑल्दो मेरे दादाजी ने इसको प्रोफेशनल लेवल पे नहीं किया, पर वो गांव के लेवल पे वैसे ही किया, उनको ज्ञान था, पर प्रोफेशनल लेवल पे नहीं किया। हाँ, मेरे पिताजी ने इसको प्रोफेशनल लेवल पे किया। ये हमारे पिताजी की एक वास्तु के ऊपर एक बुक भी लिखी हुई है। तो हमारे पूरी फैमिली जो है, मेरे चाचा वगैरह सारे जो है वो इसी फील्ड में है। तो मेरा जो था वास्तु विद्या में वो शुरू से ही इंटरेस्ट था। मैंने जो पढ़ाई भी करी बाहर जा कर के, वो केवल वास्तु की और गहराई में जाने के लिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाने के लिए मैंने बाहर स्टडी करी। मैं यूएस था, आई वाज इन सेंट लुइस। तो वहाँ पढ़ने के बाद फिर मेरे को वहाँ जॉब भी लग गई थी, पर हमारे पिताजी ने कहा कि तेरे को नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ाया, मेरा काम संभालो। वहाँ इंडिया आने के बाद मैंने वापस से क्योंकि ज्योतिष जो है, वास्तु जो है, वो त्रिपाक्षी विद्या है। अगर आप 45 डेज तक अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो तो भूलने लग जाते हो आप इसको। अच्छा। तो आपको इसको, जो भी एस्ट्रोलॉजर है उसको 45 डेज़ के अंदर तो अपनी किताबें, मतलब उसको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आप उसके फॉर्मूला भूलने लग जाओगे। तो मैंने वापस से उसकी स्टडी करी, और करने के बाद करीब क्योंकि फिर वापस से सारे बेसिक्स को क्लियर किया। ऑल्दो बेसिक्स तो सारे दादाजी ने, पिताजी ने हमें बचपन से ही सिखा दिए थे। तो पिताजी जब हमारे किसी की भी कुंडली देखते थे तो मेरा शौक़ होता था कि मैं उनके पास में चेयर लगा के बैठ जाता था और उनकी बातें सुनता था कि कैसे सवाल आ रहे हैं, क्या उनको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और उनको प्रॉब्लम, उनका सॉल्यूशन हुआ कब, कितना हुआ, वो धीरे धीरे, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होता, ये एक प्रोसेस है। तो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु अगर कोई सीख रहा है तो ऐसा नहीं कि जी आपने 7 दिन का, 3 दिन का कोर्स किया और आप ज्योतिषी बन गए, नहीं। हाँ। जैसे साइंस पढ़ने के लिए आपको फर्स्ट क्लास से लेकर के और अप टू चाहे पीएचडी तक करे, तो एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको कोई क्लास बीच में स्किप करके और सीधा, नहीं हो सकता जी। जैसे डॉक्टर बनने के लिए पूरी स्टडी चाहिए, वैसे ही वास्तुकार करने के लिए आपको सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। आपको ज्योतिष भी आनी चाहिए, आर्किटेक्चर का नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। आज कोई अभी दिल्ली में एक हादसा हुआ, अभी आप थोड़े दिनों पहले, कि एक पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। हाँ। और उसमें करीब 25-26 लोगों के साथ बड़ा दुर्घटना हुई। मैं कह रहा हूँ, अब वो किसी भी कारण से हुई होगी, मुझे नहीं पता, पर आपने सेंटर का कॉलम ही रिमूव करवा दिया। अरे वो सेंटर का, जिस पे पूरी बिल्डिंग टिकी हुई है, वो एक कॉलम तोड़ने से पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई। तो वास्तुकार को ये तो पता होना चाहिए ना कि पूरी बिल्डिंग टिकी हुई किस पे है। आप जिस चीज़ को सुधार रहे हो, तोड़ रहे हो, जोड़ रहे हो, बेसिक्स नॉलेज तो होना ही चाहिए ना। बिल्कुल। आप फ्लैट्स बना रहे हैं, अब आपको
बेसिक हवा पानी का सिस्टम नहीं पता, सन का रोटेशन नहीं पता, सूर्य कभी भी एक जगह से नहीं उगता, सूर्य भी अलग अलग जगह से उगता है। तो सन का पाथ होता है, वैसे ही हवा का विंड डायरेक्शन, साउंड, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी आप उसको डिज़ाइन कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने अध्ययन से, शौक़ था तो शौक़ में ही हमने यूएस भी जाके पढ़ाई करी, पर मेरा जो गहरा शौक़ है जिसे कहते हैं पैशन, वो तो वास्तु और ज्योतिषी है। और आज आपकी वो जो विद्या है जिसका आपने इतना गहन अध्ययन किया है, उससे थोड़ा हमने भी सीखने की कोशिश की है। उम्मीद मैं करती हूँ मेरे व्यूवर्स को भी आज बहुत सारे टिप्स और ज्ञान की बातें वास्तु से भी और ज्योतिष से भी, दोनों से ही जुड़ी हुई मिली हैं। बल्कि एक बात और करना चाहूँगा कि आपसे मिलके मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आप भी उसी परिवार से संबंध रखते हैं जो हम जैसे परिवार से, जहाँ ज्योतिष की पूजा करी जाती है, ज्योतिष की गहराई तक जड़ों से किया जाता है। क्योंकि पॉडकास्ट करना ये अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है, पर आप उन डॉट्स को जब तक कनेक्ट नहीं कर सकते, जब तक आप उसको फील नहीं करा होगा, आपने देखा नहीं होगा, उसको जिया नहीं होगा, तो हर चीज़ के लिए कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टरी में भी कन्विक्शन होता है ना, तो उस डॉक्टर की है ना दवाई लगती है। वैसे ही वास्तु में, ज्योतिष में, जब तक आपका फेथ नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा ना, तब तक बिना विश्वास के तो सिद्धि भी नहीं मिलती। कि रामचरितमानस में कहा है कि बिना, अगर सिद्धि चाहिए तो विश्वास होना पड़ेगा, और विश्वास गुरु के प्रति 100% कन्विक्शन होना पड़ेगा। तो आपसे मिलके मेरे को बड़ा अच्छा लगा, और आपकी बात सुन के बड़ा अच्छा लगा। पॉडकास्ट भी आपने बड़ा अच्छे सही सवाल पूछे जो आम आदमी जिन चीज़ों को पालन करना चाहिए। तो मेरी सबसे विनती है, आप ये सारे वास्तु के जितने भी हैं, आप अपने घर पे ज़रूर अप्लाई करें। ये विद्या आपके हित के लिए बनी है, और जो हित के लिए बनी है वो कभी अहित कर ही नहीं सकती। शुक्रिया रविंद्र जी, आपने इतना टाइम निकाला। धन्यवाद आपका। थैंक यू जी।